कल मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर था और प्रेशर इस वजह से था क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा तो थोड़ा नीचे आना स्वाभाविक है। और कल ये बात हमने आपको नोटिस भी कराई थी, जब तक 22,500 पार नहीं होगा आप आना मत। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा होल्ड कर लो, जब तक 48,000 आएगा नहीं शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं। और कल वही हुआ, मार्केट को थोड़ा हल्का होना पड़ गया। लेकिन क्या आज का दिन कल का रिपीट टेलीकास्ट होगा या फिर आज थोड़ा फर्क होगा, ये समझने की हमारी कोशिश होगी। मैं और अभिषेक आपके सामने रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को जोड़ेंगे अपने साथ और कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ें, एक एक परत दर परत हम सब चीज़ें आपके सामने रखते जाएं। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम आपके सामने रखें उससे पहले हम एक इंडेक्स नाम से एक चीज़ रखते हैं, यानी कि आज किन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं उसको हम विंडोज़ में डाल देते हैं। 4 विंडो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें पहला हमेशा ग्लोबल मार्केट से होगा क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे उसकी बदौलत हमको आज गैप अप गैप डाउन का थोड़ा आइडिया लगता है। इस बीच गिफ्ट निफ्टी आपको 450 के पास दिख रहा है। ये बढ़त के साथ खुलता भी है तब भी 500 का रेजिस्टेंस बरकरार होगा जो कल भी मार्केट के अंदर है। मार्केट 22,200 22,500 के बीच में फंस गया है। देखते हैं किसको पहले टच करता है, 22,500 को या फिर 22,200 को। इसका जवाब थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। आईटीसी में बैट बेच सकता है 25,000 करोड़ तक की हिस्सेदारी। आपको ध्यान है आज से करीब 15-20 दिन पहले एक खबर उठी थी कि जो ब्रिटिश टबैको कंपनी है ये कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। तो यहाँ पर खबर यह है कि 25,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी इसी हफ्ते कभी ना कभी सौदा हो सकता है। पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ खुलेगा। इसके अलावा आर के स्वामी की आज लिस्टिंग है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आईपीओ का विंडोज हम हमेशा डाल के रखते हैं आपके लिए। और साथ ही कुछ मैक्रो डाटा आया है जिसमें आईएपी और सीपीआई के आंकड़े आज होंगे। फरवरी सीपीआई 5% रहने का अनुमान है। ये जो 5% आप सीपीआई देख पा रहे हैं ना, ये कंफर्ट जोन है। आरबीआई गवर्नर ने थोड़े दिन पहले ही हमारे मैनेजिंग एडिटर ने कुछ डालवे से बातचीत की थी। उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले कम होगी अब, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम 4% पे लेके आना चाहते हैं। तो देखते हैं आज के जब आंकड़े आएंगे तो उसमें क्या 5% रहता है या फिर इसके थोड़ा और नीचे खिसक सकते हैं। तो ये विंडो हमने मैक्रो के लिए छोड़ दिया आपके लिए। तो ये 4 अहम विंडोज़ हमने आपके सामने रखी। अब हम जरा ग्लोबल मार्केट्स जल्दी से आपके सामने रखते हैं, फिर हम डोमेस्टिक एफ एंड ओ सब कुछ आपके सामने लेके आएंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए इस समय ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट, रूपरेखा क्या कह रही है? निपी, देखिए भारत में भी सीपीआई के आईपी के आंकड़े आएंगे और आज जो अमेरिका में नजर रहेगी वहां पर भी सीपीआई के आंकड़ों पर रहेगी। और ऐसा अनुमान है कि मासिक आधार पर उसमें करीब करीब आधे % के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी के जब सीपीआई के आंकड़े आए थे अमेरिकी बाजार में तो मार्केट को बड़ा परेशान किया था। तो देखना होगा कि इस बार के आंकड़े कैसे आते हैं। उसके पहले अमेरिकी बाजारों में सतर्क कारोबार देखा। हालांकि डॉ में निचले स्तरों से तकरीबन 250 अंकों के आसपास की रिकवरी देखी और 50 अंकों के करीब ऊपर बंद हुआ है डाउ जोन्स। हालांकि जो आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर कमजोर प्रदर्शन के चलते हमने नैस्डैक में लगातार कमजोरी देखी है और सुपर माइक्रो कंप्यूटर में 5% गिरावट देखी है। मेटा के शेयर में करीब करीब 4.5% गिरावट देखी है, यानी कि फेसबुक में। तो ये अमेरिकी बाजारों का हाल है। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीब करीब 31-32 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है 22,450 के आसपास। लेकिन निकेई कल वहां पर जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर आए थे वो अनुमान से बेहतर आए थे, उसके चलते बाजार वहां पर गिरा था, काफी भारी पिटाई हमने देखी थी। और उसके बाद कल के सत्र में वहां पर लगातार आज हम दूसरे दिन में प्रेशर देख रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट महंगाई के आंकड़े थोड़े से बढ़ के आए हैं, करीब करीब आधे % ये बढ़ी है। तो निकेई में बढ़त है, लेकिन बाकी एशियाई बाजारों से सेंटीमेंट उतने कोई खराब नहीं है, वहां पर बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रेंज में ही है। कल $82 के थोड़ा सा नीचे था, आज $82 के थोड़ा सा ऊपर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 4%, 4.1% के आसपास बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि मिक्स्ड संकेत है। डाउ ऊपर, नैस्डैक नीचे, निकेई नीचे है, बाकी एशियाई बाजार ऊपर है। लेकिन अपने लिए जो अहम संकेत है वो है कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी का, और 22,450 के आसपास हम गिफ्ट निफ्टी में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन क्रूशियल इसलिए है क्योंकि आज शाम को अमेरिकी बाजारों में सीपीआई के यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई दर के आंकड़े आएंगे और उससे कहीं ना कहीं बाजारों की दिशा तय होगी। दिशा इसलिए भी तय होगी क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं यूएस फेड का स्टांस क्या होता है ब्याज दरों को लेकर, फेड क्या कहता है, कब तक रेट सॉफ्टनिंग यानी कि दरों में कटौती कब तक होती है, इसको लेकर थोड़े थोड़े संकेत जरूर इन आंकड़ों से हमें मिल जाएंगे। इसके चलते आज हमें सीपीआई पर नजर रखनी पड़ेगी, अमेरिका में भी, और आज शाम भारत में भी इसके आंकड़े आएंगे, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए।
लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार से किस तरह से संकेत हैं, एफआईआई से, डीआईआई से किस तरह के संकेत निकल के आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एफआईआई के संकेतों से ही। डिम्पी, एफआईआई की तरफ से लगातार अच्छी बाइंग आ रही थी। आप ये बताइए कि एफआईआई की लॉन्ग होल्डिंग में क्या किसी तरह कोई परिवर्तन हुआ है, और अगर है तो कितना सिग्निफिकेंट है? 1% का हुआ है, 42 से 41% हुआ। जब ये 42 से 43 भी होता है तब भी कोई परिवर्तन खास नहीं होता। मार्केट एक रेंज के अंदर है। एग्जांपल बताता हूँ कैसे। मान ली कल 43 था, क्या आपने 22,500 पार किया? नहीं। क्या आपने 22,200 तोड़ा? नहीं। अब 41 हो गया, क्या 22,200 तोड़ देंगे? नहीं। 22,500 पार हो जाएगा? चांसेस कम लग रहे हैं। तो अभी क्या है ना, एफआई एक रेंज में है। देखिए, ये इलेक्शंस की डेट अभी आना बाकी है। पहला, कल सरकार ने सीएए जैसा एक क्रूशियल लॉ को आगे हो सकता है आगे चल के लॉ बने, उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी मैक्रो लेवल्स पे हो रही हैं, और सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, सरकार जाते आते और क्या क्या बड़े फैसले ले रही है। इसलिए एफआईज भी रुके हुए हैं इसी जगह पर आके। डीआईएस की होल्डिंग में स्लाइटली 1% का चेंज हुआ है, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, अब मैं आपके सामने अगर लकीर खींचूँ कि एफआईज, डीआईएस और रिटेल में से किस किस की पोजीशंस कैसी कैसी के ठीक है, तो मैं बोलूँगा जिसके पास जितना माल होना चाहिए ना उतना ही माल है। एफआईज के पास 40% से ज़्यादा माल अगर यहाँ पे होता ना तो सेलिंग का डर बना रहता। तो ये अच्छा है कि एफआईज के पास 41%, 40% ही माल है। रिटेल डीआईएस के पास कितना है? 40% लॉन्ग पोजीशंस बैठी हैं, लेकिन इतना ही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाता फिर कन्वर्जन होता। और रिटेल के पास करीब 53% लॉन्ग पोजीशंस है। रिटेल के पास इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, उसको अब इन तीनों के बीच में होगा कैसे? चर्निंग होगी, और इस चर्निंग में जैसे कल आपको एक झटका लगा, आज फिर से गिफ्ट निफ्टी 31 पॉइंट ऊपर दिख गया। तो ये आपको थोड़ा सा एक रेंज के अंदर कारोबार करना है। एफआईज, रिटेल और डीआईज तीनों की होल्डिंग एक्चुअली में जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, और इन सब का अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसमें जब भी कोई मेजर चेंज एफआईज की होल्डिंग में होगा तभी बाजार पे असर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एफआईज की होल्डिंग से बहुत ज़्यादा संकेत आपको नहीं लेने चाहिए। लेकिन डिम्पी, ये कल आपने ये कहा था कि गिरावट पर खरीदारी करें। 22,200 का स्टॉप लॉस था, 22,500 का टारगेट था। बाजार को हमने ऑलमोस्ट उसी तरह का बिहेव करते हुए देखा भी। आज के लिए सलाह क्या होगी? क्या जो लॉन्ग करके कल बैठे हैं, क्या वो कैरी करें अपने लॉन्ग पोजीशन को, और क्या फ्रेश लॉन्ग करने के लिए अब क्या ज़्यादा बेहतर माहौल बन गया है? मैं इसका जवाब दो हिस्सों में देता हूं। अभिषेक, पहले तो कल वाले पे आते हैं कि कल क्या हुआ। देखिए, कल 22,500 था। आपने ओपनिंग से जस्ट पहले मेरे से 3-4 मिनट पहले क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बैठूंगा, सिर्फ वेट करूंगा, और मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को कोई एवरेज नहीं करना, मेरे को कुछ भी नहीं करना। और मैंने कल कुछ भी नहीं किया, और कल मार्केट ने धीरे धीरे मेरे को एक मौका दिया 160 पॉइंट नीचे कि आप 160 पॉइंट और नीचे ले लो मेरे से। ठीक, तो मैं अपने स्टांस में कोई बदलाव नहीं कर रहा। मैं फ्यूरियस बुल रन का बिलीव कर रहा हूँ। अभी चल रहा है डाटा के अकॉर्डिंग, हाँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं, डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसी तरह की कोई क्रैक नहीं है, किसी तरह की कोई विजिबिलिटी ऐसी नहीं कि बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटने जा रहा है या कहीं ख़राब हो गया है। वो ना एफआई से दिख रहा है, ना पुट कॉल रेशियो दिख रहा है, ना एफआई के कामकाज से दिख रहा है, ना ही वो आपके इंडिविजुअल डाटा से दिख रहा है। तो इसलिए जब तक 22,200 ब्रेक नहीं होता अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखें। अगर आपने ले रखा है तो, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए और ही अच्छा है। जैसे कल मैंने नहीं खरीदा तो मेरे को आज मेरे लिए और अच्छा है, मेरे को 160 पॉइंट सस्ता मिल गया माल। ठीक, तो आप जितना 22,200 के करीब खरीदेंगे ना उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप रेंज का स्टॉप लॉस, रेंज का टारगेट डालो। रेंज क्या है? 22,500 तक की पोजीशन कितनी होनी चाहिए? 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लॉन्ग पोजीशंस हैं। ठीक, और जिनके पास जो मान लीजिए ये सोच के बैठे हैं कि इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा बनेगा, तो माइंडेड इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा अभी नहीं बनने जा रहा। आपको अगर पैसा बनाना है तो फिर आप स्टॉक्स में जाओ। इंडाइसिस आपको एक रेंज का स्टॉप लॉस, रेंज का टारगेट देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अभिषेक, हमने रिपीट कर दिया, 22,200 आपका स्टॉप, 22,500 आपका टारगेट। पोजिशन है होल्ड करो, नहीं है तो आप 10% और डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, ये तो लॉन्ग वालों के सौदे हो गए कि आज बाजार में उनको क्या करना है। डिम्पी, कल चूंकि हमने कल कमजोरी देखी है और शॉर्ट को लेकर वैसे भी कन्विक्शन था नहीं, आज क्या लेने चाहिए शॉर्ट के सौदे, या फिर आज तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दें? देखिए कल भी हमने अभिषेक आपको दो हिस्सों में इसका जवाब दिया था कि अगर आप पहले तो शॉर्ट करो मत, ठीक है ना, आपको शॉर्ट करना नहीं चाहिए। इससे बाजार के अंदर कब पलटी मार जाए मार्केट आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी पॉइंट, बाजार जब भी गिरता है ना बहुत ज़ोर से बाउंस बैक मारता है, फिर वो पुराने लेवल को भी ब्रेक करता है, तो आप ट्रैप हो जाते हो। ये आपने 3-4 बार देख लिया, एक बार की बात नहीं बता रहा मैं आपको, 3-4 बार की बात बता रहा हूँ। अब आते हैं शॉर्ट की, क्या नए शॉर्ट्स खोलने चाहिए।
कल आपको अगर लेवल्स ध्यान होगा तो 22,500 के आसपास हमने एक लेवल्स की बात की थी कि 22,500 के आसपास चाहें तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। कल आप एक बार ज़रा हाई चेक कीजिए मार्केट का तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 22,523-24 के आसपास का हाई बना हुआ है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट करते तो आप बढ़िया रहते और आपका 22,550 का 550 पौने 600 का हमने आपको स्टॉप लॉस भी दिया था। ठीक है, कल की बात अगर मैं कल पे छोड़ भी दूँ तो अब आज के हिसाब से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी मैं उसकी वजह बताता हूँ। एक तो पुट कॉल रेशो 1 पे है, फेयर वैल्यू है। दूसरा, एफआईएस की बिना होल्डिंग के बाजार कर गिना है, एफआईएस की होल्डिंग नहीं गिर रही है। तीसरा, कोई मेजर क्रैक किसी बड़े लीडरशिप वाले शेयर्स में नहीं आया हुआ है, तो इसलिए आप होल्ड करके रखें, शॉर्ट करने से बचें। शॉर्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट करना ही चाहते हैं, फिर से ठान रखा है कि मैंने शॉर्ट करके ही पैसा कमाऊंगा, तो इस लेवल पे तो बिल्कुल ना करें, थोड़ा ऊपर आ जाने दें फिर करेंगे शॉर्ट। ठीक है, ऊपर आ जाए फिर शॉर्ट करेंगे, ये लेवल ठीक नहीं है। 22,300 के आसपास का लेवल ठीक नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक कल 1% के आसपास की हमने गिरावट देखी, और उस गिरावट में अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक अगर नीचे रहेगा तो फिर निफ्टी बैंक ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई ने भी कहीं ना कहीं अपना तड़का मार दिया बिकवाली के सौदों में। 47,300 के आसपास है निफ्टी बैंक। डिम्पी, लॉन्ग जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से अपने आप को निराश महसूस कर रहे होंगे, लेकिन क्या करें, अपने लॉन्ग के सौदे क्या होल्ड करें, और क्या ये सही लेवल पर है लॉन्ग करने के लिए, या फिर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है यहां पर? ये बिल्कुल सही लेवल है लॉन्ग करने के लिए। कल अगर आपने मेरे से एक बात जो पूछी थी तो मैंने कहा था मैं तो वेट करूंगा, और वेट करूंगा 47,500 की। आपको याद होगा एक एक शब्द मारा, और हमने ये भी कहा था कि 47,500 में मैं सोचूंगा कि मेरे को 10 लेना है कि 20% लेना है, मैं कितना पोजीशन दूंगा। मेरे लिए बैंक निफ्टी बाय जोन में आ चुका है। मैं 47,000 से 47,300 की रेंज में हल्का फुल्का बैंक निफ्टी को प्लस करूंगा। मैं उसकी दो बड़ी वजह बताता हूं। पहले बड़ी वजह, जिन शेयर्स का भी आप बता रहे थे कि जिन शेयर्स ने तड़का लगा के उनको बाजार को नीचे गिरा दिया, मेरा ऐसा मानना है उसमें स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कल अगर आप मेहमानों को सुन भी रहे थे तो ज़्यादातर मेहमानों ने एक एक बैंक की कॉल दी थी। गुरांग शाह से कल हमने 2 क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन पूछा था कि बैंक के शेयर बताओ, उन्होंने कहा एसबीआई और कहा एक्सिस बैंक। चाहते तो दोनों सरकारी भी बता सकते रहे, लेकिन उनकी भी पार्टिसिपेशन में एक निजी बैंक है। निजी बैंकों की वेटेज को अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी चले हुए नहीं है ज़्यादा, इन्होंने बेस बनाने का काम अभी तो चलना बाकी है इनका। तो इसलिए बैंक निफ्टी में पावर तो है, लेकिन आपको बाय जोन के अंदर एंटर करना चाहिए थे। कल वो दिन नहीं था खरीदारी का, आज दिन हो सकता है खरीदारी का, लेकिन अभी भी आपको मैं बोलूँगा कम वॉल्यूम के साथ कामकाज करो। कैसे? आपको 47,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। आपकी रेंज क्या है खरीदारी की? 47,000 से 47,300 के बीच में। इसमें कहीं भी आप माल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। मैं भी आपके सामने इस चीज़ के लिए एग्री करता हूं कि अगर मेरे को भी खरीदना होगा तो मैं 47 से 47,300 के बीच में लूंगा। 47,000 का एक स्टॉप लॉस डाल लूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरा टारगेट होगा 47,800 और 48,000 का। हो सकता है मेरे को बाजार थोड़ा शेक करे, थोड़ा डिस्टर्ब करे, थोड़ा परेशान करे, लेकिन मैं अपने रिजिड रहूंगा अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के लिए। आई रिपीट, 47,000 मेरा स्टॉप लॉस, 47,000 से 47,300 मेरी बाय रेंज, 47,800 मेरा टारगेट, और दूसरा टारगेट 48,000। लेकिन मैं अपने प्रॉफिट बुक करने से भी चूकूंगा नहीं। मैं 47,800 में अपने प्रॉफिट भी बुक करूंगा और 48,000 में भी प्रॉफिट बुक करूंगा। अभिषेक, ठीक है, तो निफ्टी बैंक में लॉन्ग को लेकर कन्विक्शन है मौजूदा स्तर पर। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है शॉर्ट वाला, कि शॉर्ट वाले क्या करें जब कन्विक्शन इस लेवल पर लॉन्ग का है। तो क्या डिम्पी शॉर्ट बिल्कुल अवॉइड कर दें, या फिर यहां से अगर 500-700 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी बैंक चला जाता है तो फिर सोचिए थोड़ा मोड़ा? हाँ, देखिए अभिषेक, आपको शॉर्ट पहले बात तो इस लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको शॉर्ट कब करना चाहिए? या तो आप बिल्कुल छत पे लग रहे हो, आपका सिर वहां छत पे लग रहा है, आप इससे ऊपर जा नहीं सकते, आपको पता मेरे तो कैप हो गया बॉस, अब मैं इसके ऊपर जा नहीं सकता, तो आप उससे नीचे आओ, तब वहां पे शॉर्ट करो। या तो आप बिल्कुल ही फर्श को तोड़ के नीचे जाना चाहते हो, यानी कि सपोर्ट को तोड़ के और नीचे जाना चाहते हो, नीचे वाले तल पे जाना चाहते हो, नीचे वाले माले पे जाना चाहते हो, तब आप शॉर्ट करो। या तो आप 47,000 के आसपास की वेट करो, उसको भी ब्रेक होने की वेट करो, या तो फिर अब 48,000 के पास जाके शॉर्ट करना। एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 1-1.5 मिनट पहले बताया कि मैं 47,800 में प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर मैं अपना माल किसी को दे रहा हूं तो वो क्या करेगा? रखेगा थोड़ी ना, वो भी उसको उल्टा करके बेच देगा सिस्टम में। तो वहां एक शॉर्ट खुलना चाहिए। 47,800, 850, 900 पे आप शॉर्ट खोलो, 48,000 का स्टॉप लॉस लगाना, अभी कुछ नहीं करना। या तो आप 47,000 के ब्रेक होने की वेट करो, या तो 48,000 के करीब जाके करना। इसके बीच में नो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी।
निफ्टी बैंक में भी कोई शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेनी है, तो ये पूरा का पूरा आपके लिए आज का मामला तैयार हो गया है कि निफ्टी में क्या करें, निफ्टी बैंक में क्या करें, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है, और आपको सारे के सारे जवाब अपने मिल भी गए होंगे। अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि उनकी बाजार में आज की रणनीति क्या है और स्टॉक्स में उनको कहां पर कमाई के मौके दिख रहे हैं। दो दिग्गज वैशाली पारिख, सोनी पटनायक, महिला शक्ति के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सोनी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा इंडेक्स की रणनीति अपनी शेयर कर दीजिए कि निफ्टी में आपका व्यू क्या बैठता है, क्या करना है आज, लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, कैसा माहौल है आपके हिसाब से? सोनी को, हाँ सोनी को आपको आवाज नहीं आ रही ना? हमारी कोई बात नहीं, पीसीआर इनको करेक्ट करता है। उनके हाव भाव से लग रहा है उनको आवाज नहीं आ रही। वैशाली को आवाज आ रही होगी। वैशाली गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड। यस, मुझे आवाज आ रही है। यस, गुड Am I मॉर्निंग audible? वैशाली। आपको एक बार मेरी जरा आवाज आ इंडेक्स पे रही है? अपना स्टांस क्लियर करेंगे, हमको लगता है। यस, लाउड एंड क्लियर मैम, लाउड एंड क्लियर। Yes. अच्छा, जरा इंडेक्स पे So अपना स्टांस क्लियर कर दिए। आपको लगता है कि 22,200 एक अहम सपोर्ट है? definitely very much in sync with your views. 22,200 का हमारा ये वीकली सपोर्ट था और 22,600 का रेजिस्टेंस था। तो आई थिंक एक 22,200 के आसपास जरूर एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। और बैंक निफ्टी कल जैसे कि करेक्ट हुआ है, आई थिंक इट क्लोज्ड एट अ सपोर्ट लेवल। सो आई वुड से फाइनल सपोर्ट 47,000। इनफैक्ट कल के लो से भी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन अ सेफ साइड 47,000 विल नाउ एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो मुझे लग रहा है दैट रेंज में ही रहना चाहिए मार्केट, बाय नियर द सपोर्ट, और एक बाउंस बैक के लिए एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। जो डिम्पी ने सपोर्ट लेवल्स बताए निफ्टी के लिए और जो वैशाली जी ने बताए, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट आपके लिए हम ये समझ लेते हैं कि आज शेयरों में मौके कहां पर बनेंगे, कहां पर आपकी कमाई होगी। सोनी, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, सोनी के पास अभी भी आवाज नहीं जा रही है। वैशाली, आप ही बताइए कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं आज, क्या खरीदना चाहिए, या फिर कोई अगर शॉर्ट की कॉल हो तो भी बता दीजिएगा आप। नहीं, मैं फिलहाल शॉर्ट नहीं करूंगी, बट मुझे बाइंग के मौके एक हम्म, बिरला सॉफ्ट में एक लग रहा है, बिकॉज कल हमने देखा कि नौकरी में बिरला सॉफ्ट, आईटी में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिख रहा था, इवन टीसीएस। सो बिरला सॉफ्ट में मेरी चॉइस है 750 के स्टॉप लॉस के साथ 820 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और दूसरा कैश कैटेगरी में मुझे रेट गेन ठीक लग रहा है, बिकॉज रेट गेन में कल वॉल्यूम भी अच्छा है और इट इज क्वाइट इन अ ट्रेंड। सो आई थिंक और एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम इसमें आ सकता है। 780 के स्टॉप लॉस के साथ 820 टू 840 के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो रेट गेन ट्रैवल मुझे एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है ये स्टॉक। ठीक है, ये रेट गेन आपका इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी दिनों बाद इसका सुन भी रहा हूँ। रेट भी मैंने काफ़ी दिनों बाद देखे हैं स्क्रीन पर। 800 रुपये का हो चुका है रेट गेन। ओके, ठीक है, 830 आपका टारगेट है और स्टॉप लॉस है 780 का। अच्छा कॉल है वैशाली आपका, ये बढ़िया कॉल। और दूसरा बिरला सॉफ्ट, मेरे को भी लग रहा है कि आईटी की शायद थोड़ी बहुत लीडरशिप अभी बाकी है, उसमें से कोई ना कोई स्टॉक आ सकता है। और आपका जो टारगेट बनेगा वो भी करीब 820 रुपये के आसपास का बनता है। इसमें भी 750 का स्टॉक है, स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिएगा, दोनों करीब करीब एक जैसे रेट के हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना रखिए अपने माइंड में। फिर से हम प्लेट को घुमा देते हैं, रेट गेन वाली भी दिखाना और बिरला सॉफ्ट वाली भी दिखाना। स्टॉप लॉस एक का 750 है बिरला सॉफ्ट वाले का, और रेट गेन का जो स्टॉप लॉस है वो 780 का है। हाँ, और दोनों के टारगेट ऑलमोस्ट 830 820 के रेंज में हैं। सोनी पटनायक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, आई थिंक आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। जरा आप अपने शेयर्स बता देंगे, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सारे दर्शकों को। यहाँ पे मेरा आज एक पहला कॉल रहेगा एयू बैंक में। एयू बैंक में हमने काफी टाइम से देखा है कि एक कंसोलिडेट कर रहा था, लोज ऑफ 570 565 इस रेंज में काफी बार टेस्ट कर रहा था, और अभी हल्की से बाउंस बैक नजर आ रहा है यहाँ पे। सो सॉरी, एयू बैंक करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 570 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाउंस कर सकते हैं टुवर्ड 610 620 के रेंज में। ये पहला टारगेट रहेगा, बट अगर 620 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो मेरे ख्याल से वहां से आपको एक और एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 630 640 नजर आ सकता है। बट स्टेप वाइज जाएंगे, पहला टारगेट 620 के लिए हम यहाँ से करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 570 स्टॉप लॉस।
सोनी, आपका एक ही शेयर है क्या आज, एयू बैंक? जी डिम्पी जी, अभी के लिए एक शेयर है। मोस्ट लाइकली ओपनिंग के वक्त कोई भी होगा तो उस टाइम पे आज मैं 2 शेयर देना पसंद करूँ। बहुत बढ़िया, कोई कंपल्सेशन नहीं है, आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, अच्छे शेयर मिलने चाहिए। कुल मिला के बात ये, एक और दो डजन मैटर। और मेरा तो वैसे भी यही मानना है कि शेयर कम होना ज़्यादा अच्छा है, तो मैनेज भी हो जाते हैं और पैसे भी ठीक आते हैं। शेयर ज़्यादा होने से मैनेज भी नहीं होता और रिस्क भी बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। खैर, ये आपने एयू बैंक है, जरा स्टॉप लॉस टारगेट आप भी नोट कर लीजिएगा, 600 610 तक का है और साथ ही 570 का एक स्टॉप लॉस है। अंशुल जैन भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, उनसे भी हम एक बार जरा बात करके उनसे भी जरा हम ट्रेड पता कर लेंगे। लेकिन इस बीच वैशाली ने आपको 2 शेयर दे दिए, रेडगिन बिरला सॉफ्ट, और सोनी ने आपको जो शेयर दे दिए वो दिया है एयू बैंक। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनसे एक काम करते हैं, खबरों वाले शेयर्स पता कर लेते हैं, फिर जब अंशुल जैन जुड़ेंगे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने लेके आएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले आईटीसी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो है अपनी स्टेक सेल कर सकते हैं इस हफ्ते में। अब याद रखिए, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो है लगभग आप कह सकते हैं 16,000 से 25,000 के सेल्स आईटीसी में कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इसका रफली ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4% स्टेक का आता है। और इम्पॉर्टेंटली मैं बता दूं कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको 29% स्टेक होल्ड करता है आईटीसी में, जिसका वैल्यू है 1.4 लाख करोड़ रुपीस। आदित्य बिरला कैपिटल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, कह सकते हैं कि अमेलगमेशन किया अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस का अपने लिस्टेड कंपनी में। और इम्पॉर्टेंटली जो है एक एनबीएफसी की जो आर्म है, एक टाइप से सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर होने वाली है। तो कुल मिला के सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बारे में बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी फोकस में रहेगा और उनके पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें 6 महीने की एक्सटेंशन कर दी है, मई से ये लागू होने वाला है। अब बात करते हैं स्पाइसजेट की। यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। एजेंसीज से पता चल रहा है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने जो है बड़े पद है लीडरशिप के, यहाँ पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा आरईसी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट जो राजस्थान में है, लगभग 1.2 लाख करोड़, इतने बड़े अमाउंट का जो है वो पूरी फाइनेंसिंग करने वाले हैं, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। कल हमने ब्लॉक डील्स देखी इंपॉर्टेंट। इंटरग्लोब एविएशन में प्रमोटर ने 7,000 करोड़ की लगभग शेयर्स की बिकवाली की। जो अब्जॉर्प्शन आया है, मॉर्गन स्टैनली ने लिया है 21 लाख शेयर्स, यानी कि 0.5% स्टेक। और वही प्रवेग के बारे में बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे याद रखिए जो ओवरऑल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म पे थीम पे जो स्टॉक में जो एक अच्छी मूवमेंट आई थी, री रेटिंग आई थी, यहाँ पे प्रमोटर्स ने बिकवाली की है 3% स्टेक का। पर अब्जॉर्प्शन जो है आया है गोल्डमैन सैक्स से, लगभग 2% स्टेक लिए हैं। तो याद रखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाइंग भी स्ट्रेंथ दिखा रही है और वहीं पे इंडियन प्रमोटर्स अपनी बिकवाली कर रहे हैं। अगर बात करें ब्लॉक डील की, तो एक और ब्लॉक डील आज हो सकती है कैफिनटेक की। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कोटक बैंक लगभग 2% हिस्सेदारी जो है बेच सकते ओपन मार्केट में। याद रखिए इसका वैल्यू लगभग 220 करोड़ का रहेगा और 5% तक का डिस्काउंट इस डील में मिल सकता है। अब बात करते हैं एचजी इंफ्रा की, तो लगभग 860 करोड़ का बड़ा ऑर्डर एनएचएआई के ज़रिए उन्हें मिला है। और आखिर में बात करूंगा यूनाइटेड ब्रूअरीज का। स्टॉक फोकस में है क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्च किया है, क्वीन फिश और बियर की जो नई प्रोडक्ट है उन्होंने गोवा में लॉन्च किया है। पिछले 3 हफ्ते में 2 प्रोडक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं नए मैनेजमेंट आने के बाद, और ये एक टाइप से लार्जर माइल्ड बियर का सेगमेंट का लॉन्च रहेगा और अन्य सिटीज़ में भी एक्सपेंशन आगे देखने मिलेगा। तो ये ओवरऑल जो स्टॉक्स है जो आपके रडार में आज होने चाहिए। शुक्रिया शरद। तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का एक्शन दिखेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आईटीसी आज फोकस में रहेगा। और पिछली बार जब ये खबरें आई थी ना, बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की हिस्सेदारी बेचने की, तो हमने शेयर पर उसका ओवरहैंग देखा था, शेयर में हमने गिरावट देखी थी। वैसे भी 410 रुपये के नीचे का भाव है, लगातार प्रेशर बना हुआ है क्योंकि 2 साल तक तो चला, ये अच्छे से चला, लेकिन 2000 अगर हम 24 की बात करें तो अब तक इस साल 11% ये शेयर नीचे है। इसके बारे में जरा सोनी आपसे राय जानना चाहेंगे। आमतौर पर ऐसी जो ब्लॉक डील्स होती हैं वो ना डिस्काउंट पर ही होती हैं, और इसमें ऐसा है कि 5 से 8% के आसपास के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील हो सकती है। 4% ही अपनी स्टेक बेचेगी बीएटी, ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि वोटिंग राइट बनाए रखना चाहती है अपनी आईटीसी में। आप ये बताइए कि आईटीसी आज शुरू में ही शायद इस हफ्ते लगनी है ब्लॉक सी, लेकिन शेयर तो अपना रंग आज दिखाएगा। आपकी इस पर सलाह क्या होगी, बताइए कहां पर इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें?
जी अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम आईटीसी देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 390 का। अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे और थोड़ी वीकनेस आज नजर आ सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ तक ये इम्पैक्ट बन सकता है थ्रू द ब्लॉक डील। मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल वॉच आउट करने के लिए। उसको ब्रेक करते हैं तो आपको दोबारा 420 430 को निकालना बहुत डिफिकल्ट रहेगा फॉर आईटीसी। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 390 स्टॉप लॉस के साथ इसको आप देख सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं करता है तो बाउंस कर सकता है, अगर ब्रेक करता है तो एग्जिट करना यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहेगा। और थोड़ा सा वेट करना रहेगा जब वो स्टेबल हो जाएगा एंड दोबारा आपको वो डेटा यहाँ पे नजर आएगा टुवर्ड्स 350 और लेवल अगर सपोर्ट ले सकता है तो वहां पे एक बार नजर डाल सकते हैं। अभी के लिए अवॉइड कीजिए 390 स्टॉप लॉस के साथ, इसको वॉच कीजिए। ठीक है, 390 रुपए का स्टॉप लॉस अवॉइड करना है टीसी को। खरीदारी तो नहीं करनी है आपको। नीचे जब लेवल्स आ जाएं तो फिर उसके बाद हम एक बार अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे भी और शायद वहां पर विचार भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सही लेवल नहीं है। आरईसी हमने तेजी देखी है और रह की ठीक ठाक तेजी लगातार आती रहती है। वैशाली जी, बड़ी खबर आई है कि राजस्थान में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगी कंपनी आरईसी। बताइए, कल भी हमने इसमें तेजी देखी, 484 रुपए का भाव है। क्या आप तेजी इसमें देख रही हैं? शेयर में क्या करना चाहिए? तो आरईसी एक्चुअली ट्रेंड तो बहुत ही ठीक ठाक है और कल भी हमने जो देखा एक वॉल्यूम पिकअप है, एक बुलिश कैंडल बन रही है। सो ये अगर ट्रेंड को सस्टेन करना है तो आई थिंक नियर टर्म सपोर्ट लाइज एट 457। 457 के सपोर्ट के साथ ये एक बार दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 500 टू 520। बट ये लेवल पे मैं जरूर कहूंगी कि स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है बिकॉज ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, बट रिवर्सल के लिए 457 के लिए नेगेट हो जाता है। ठीक है, आरईसी पर ये भी और भी तमाम स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हम बताना भी चाहते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करेंगे क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तैयार हैं और बहुत सारे उसमें क्रूशियल भी हैं। आज तो हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आज फोकस में रहेंगी? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कोई पेंट्स कंपनीज़ की। तो जैसे कि मैक्वेरी ने अभी अपना एशियन पेंट्स पे आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस दिया है 4000 रुपीज़ का। कांसाई पेंट्स पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस कट किया है 320 रुपीज़ पे। और बर्जर पेंट्स पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है 490 रुपीज़ पे। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जो एशियन पेंट्स में रिसेंट प्राइस कट देखने को मिले थे वो काफ़ी इनलाइन है उसके स्ट्रैटेजी से, जहाँ पे वो ग्रॉस मार्जिन्स एक इंटैक्ट रखते हैं और हिस्टोरिकली भी हमने ये देखा है। और उसके अलावा अगर ग्रासिम के पेंट लॉन्च की बात करें तो मैक्वेरी का मानना यह है कि कहीं पे ज़्यादा हर्ट नहीं होने वाला है एशियन पेंट्स के वॉल्यूम्स को। आगे जाके उनका मानना ये भी है कि चैनल चेक के हिसाब से ग्रासिम जो है वो 7 to 9% डिस्काउंट पे अपने पेंट्स निकालेगा एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में। और ये जो डिस्काउंट रहेगा वो सिमिलर रहेगा कहीं पे बर्जर और कांसाई जैसे प्लेयर्स के साथ। और इसीलिए कहीं पे उन्होंने एस्टिमेट जो है अर्निंग्स एस्टिमेट्स वो कहीं पे कट किए हैं बर्जर और कांसाई के लिए और एक नया टारगेट प्राइस हमें दिया है इन दोनों कंपनीज़ के लिए। अगली बात करते हैं सिटी ने जो एक पेयर्स ट्रेड इनिशिएट किया है नुआमा और HDFC AMC के ऊपर। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके कहीं पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है ज़्यादा, हिस्टोरिकल लेवल से भी ज़्यादा ऑन अ QOQ बेसिस जो रेवेन्यू में और AUM ग्रोथ में नुआमा और HDFC AMC के बीच में। क्योंकि HDFC AMC में ये जो AUM ग्रोथ है वो कहीं पे AUM स्लैब चेंजेस के वजह से कम देखने को मिल सकता है आगे जाके। नुआमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है टेलविंड से। और उसके अलावा नुआमा के पास काफ़ी रोबस्ट फ्लो है UHNIs और HNI क्लाइंट्स से। और AMCs में भी अगर कॉस्ट एफिशिएंसी भी है वो कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है नुआमा में। और इसीलिए उन्होंने एक पेयर ट्रेड इनिशिएट किया है जहाँ पे वो नुआमा में ओवरवेट जा रहा है और HDFC AMC में कहीं पे अंडरवेट जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि ये जो कन्वर्जेंस है वो आगे जाके ऐसे ही रहेगा, मतलब कन्वर्ज हो सकता है आगे जाके। बाद में हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ फूड्स की, जहाँ पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस कट किया है 905 रुपीज़ पे। तो उनका मानना यह है कि फिलहाल में जो हमने प्राइस फॉल देखा है वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है शेयर्स को अक्यूमुलेट करने की इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर सेम स्टोर ग्रोथ की बात करें अगर वेस्ट लाइफ फूड की, वो कहीं पे बॉटम आउट हो चुके हैं और आगे जाके भी थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। बट जो न्यू स्टोर ओपनिंग है वो काफ़ी ऑन ट्रैक है कंपनी का, कहीं पे भी एक्सपांशन का एजेंडा जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और आगे जाके जो रॉयल्टी प्रोग्राम्स है जो कंपनी फिलहाल के लिए चला रही है उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसीलिए भले ही उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है बट ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है वेस्ट लाइफ फूड्स में भी JP मॉर्गन की तरफ से। तो इसीलिए इन्हीं सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी।
ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये वेस्टलाइफ को लेकर, वेस्टलाइफ फूड को लेकर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग और लक्ष्य को हालांकि घटाया है। और ये पेंट्स पर मैक्वारी वाली रिपोर्ट्स भी काफ़ी ये अहम होंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इससे संकेत क्या मिल रहे हैं, क्या कंजम्पशन को लेकर कोई दिक्कत है, ये सब कुछ जानेंगे। स्टॉक्स हमने ऑलरेडी आपके सामने रख दिए, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है और एक और मेहमान भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका नाम है विनोद मोदी और उनसे हम जरा करते हैं बातचीत। कुछ हमने स्टॉक्स भी निकाले हुए हैं, जरा उससे उनकी करते हैं शुरुआत। विनोद, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? 2-3 दिन से डाटा आ रहा है, कल SBI लाइफ का आया था, आज इनफैक्ट कल शाम को ICICI लोम्बार्ड का भी आ गया कि उनका जो प्रीमियम्स है वो करीब 38% बढ़े हैं और ये पॉजिटिव है उनके लिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की है। तो एक बार जरा इंश्योरेंस कंपनीज पर आपका टेक चाहिए। ICICI लोम्बार्ड वाली खबर अगर आप दिखा सके तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। विनोद सुन पा रहे? आवाज आ रही वेरी है गुड आपको? मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। सारे पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग एंड आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ महीनों से। रीजन इज क्वाइट सिंपल दैट जिस हिसाब से हम लोग ये पेनिट्रेशन देख रहे हैं, जिस हिसाब से कंट्री में आई मीन द फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, राइट। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो अभी हम लोग जो कल के डेट में जो डेटा देखे हैं एपी सेगमेंट का, जो सारे कंपनियों ने लगभग 25 से 38% तक का फरवरी मंथ में जो ग्रोथ रजिस्टर किया, ये काफी स्ट्रांग माना जाएगा। बट जो मुझे थोड़ा बड़ा कंसर्न अभी यहाँ से दिख रहा है, जिसमें मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रीट को अभी भी क्लैरिटी चाहिए, जो सरेंडर पॉलिसी जो IRDA ने अनाउंस किया है उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक वो एक चीज थोड़ा अनसर्टेन है। बट ओवरऑल मैं अगर 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू चलूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मुझे सारे इंश्योरेंस कंपनी ठीक ठाक लगते हैं। आई मीन अर्निंग्स वाइज अगर देखें तो 15 से 25% तक का अर्निंग CAGR नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स में आई थिंक मुझे लगता है कि वो क्वाइट पॉसिबल है। ओवरऑल वैल्यूएशन भी कहे तो पॉलिसॉम इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी सेड कि आउट ऑफ द वैक है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो ये सेक्टर में हमारा नजरिया अभी भी वो पॉजिटिव रहेगा। डन। एक तो शेयर मेरे को जरा टेक्निकल वाले से और पता करना है, एक्चुअली मैं थोड़ा लेवल के हिसाब से पता करना चाहता हूँ, इसलिए वो शेयर्स में थोड़ा टेक्निकल वाले से पता कर रहा हूँ। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आए तो शेयर कर रहा हूँ टाटा स्टील और JSW स्टील। इसमें खबर है कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो खुद से प्रोक्योर करती है, उस पॉलिसी का एक्सटेंड कर दिया अगले 6 महीने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। ये वाली खबर लेके आना, ये वाली। एक बार सोनी आप इन दोनों शेयर्स को चेक करोगे। कल आपकी कॉल थी टाटा स्टील में, को याद है अच्छे से, और JSW स्टील में आज जोड़ रहा हूँ, दोनों को जरा चेक कर लो आप। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील देखेंगे तो अभी भी सपोर्ट पे है। कल सपोर्ट को ब्रेक किया ने 153 152 का सपोर्ट है, तो आज वो लेवल एक बार इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स एक रेजिस्टेंस अभी बन गया है 160, बट 160 को क्रॉस करते आपको फर्दर अपसाइड नजर आएगा। सो मेरे ख्याल से इसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको वॉच कीजिए। और इनफैक्ट अगर आप JSW स्टील पे बात करेंगे तो JSW स्टील पे भी एक परसों का एक अच्छा मूव था और कल भी हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया नहीं था, साइलेंट था काफी। 800 820 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट होल्ड करता है, डिफेंड करता है, तो एक बार 840 को टेस्ट करेगा। 840 उसका रेजिस्टेंस है। एनीथिंग अबव 840 आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 860 870 जोन्स नजर आ सकते हैं। सो इसको वॉच कीजिए। इंट्राडे बेसिस के लिए 820 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको ब्रेक करते हैं तो 800 पे भी सपोर्ट आपको दिखेगा। सो थोड़ा पोजिशनल प्ले शायद इसमें बेटर रहेगा, वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। वेट एंड वॉच करना होगा। विशाली, एक बार जरा आप REC चेक करेंगे, REC, और कंपनी कह रही है कि हम ना राजस्थान में अच्छे से प्रोजेक्ट लगाएंगे, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और हम कई पावर वाली कंपनीज को फाइनेंस भी करेंगे। तो उनकी जो रकम उन्होंने बताई है वो करीब 1.25 लाख करोड़ है। बड़ी रकम है ये, 1.25 लाख करोड़। हाँ, एक बार जरा आप चेक करके बताइए REC और कितना चल सकता है। तो मैंने यही बताया कि REC एक्चुअली अच्छे से ट्रेंड में अभी जरूर है और ये नया राउंड ऑफ मोमेंटम लग रहा है बिकॉज कल से जैसे हमने वॉल्यूम देखा एंड आई थिंक ये रीटेस्ट कर सकता है 500 520, पर इसके लिए 453 का स्टॉप लॉस आवश्यक है बिकॉज अगर 453 लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर आई थिंक डाउनसाइड और भी हो सकती है। बट फॉर नाउ जैसे हम देख रहे हैं कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड आई थिंक 500 520 के टारगेट्स रीटेस्ट हो सकते हैं।
वैशाली फिर एक काम आप और करो, जरा जुपिटर वैगन और चेक कर लोगे। इसको जरा एक ऑर्डर मिला है 950 करोड़ रुपए के आसपास का। नो डाउट हो सकता है थोड़ा गैप के साथ भी खुले, वैगन बनाने की कंपनी और स्पेशलाइजेशन है इनके पास, ऑर्डर बुक की तो कोई कमी नहीं है। इसलिए ऑर्डर से बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम होती है, ऑर्डर आता है हल्का सा गैप होता है, उसके वजह से सस्टेन नहीं हो पाती चीज़ें। एक बार जरा चेक करना इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। 950 करोड़ का ऑर्डर है इसके पास। तो आई थिंक 358 का सपोर्ट है और फिलहाल तो 398 का एक अपसाइड मूव है। तो 350 टू 390 का एक रेंज लेके चल सकते हैं। ओनली अबाउ 390 400 लेवल्स एक ट्रेंड बन सकता है। टिल देन मैं कहूंगी साइडवेज मूव। तो ऐसी होती है जिनकी मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ी उनकी ऑर्डर बुक हो जाती है। वजह क्या है कि आप बनाने वाली कंपनी सिर्फ देश में 2 है, मांग इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको 5 साल तक कोई ऑर्डर ना भी मिले ना, तब भी आपकी फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। आपका बस इतना काम है। तो ये दोनों कंपनियों के पास कुल मिला के यही है। एक टीटागढ़ भी है, टीटागढ़ भी वैगन्स में ही है, उसको भी कल परसों एक ऑर्डर मिला था बड़ा, 3000 करोड़ रुपये के आसपास का ऑर्डर होगा। और जुपिटर को भी है। तो इसलिए इन कंपनीज़ की ऑर्डर बुक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमसे बहुत बड़ा मिस हो गया है। लेकिन अगर आप ऑर्डर बुक के अलावा चीज़ों को देखेंगे ना, तो शायद फिर आपको लगेगा हाँ नहीं, काश अच्छा मिस नहीं हुआ पूरा। तो आप ना सारी चीज़ें देखना, खाली ऑर्डर बुक मत देखना। इसलिए मैंने ऑर्डर का हवाला देते हुए वैशाली से उसकी स्ट्रेंथ पता करवाई है। ये तो सिंपल सा है कि ऑर्डर मिला है, गैप के साथ खुलेगा, मेरे को तो ले लेना चाहिए, लेकिन मैं कहीं फंस ना जाऊँ शेयर के अंदर। इसलिए हमने टेक्निकल वालों से थोड़ा स्ट्रेंथ पता करवा ली, ताकत पता करवाई है। एक काम और करते हैं, जरा एक सोनी से एक और शेयर भी पता करता हूँ, HG इंफ्रा। 2-4 दिन पहले मैं इसका जिक्र भी कर रहा था कि ये शेयर धीरे धीरे करके शायद ब्रेकआउट भी कर जाए। HG इंफ्रा को भी 850 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है। एक बार वैशाली आप माफ़ कीजिए सोनी, एक बार आप चेक करेंगे 900 रुपये के आसपास का शेयर है, 910 का क्लोजिंग है कल का। जी डिम्पी जी, यहाँ पे कल वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, इनफैक्ट मोर देन एवरेज है, बट एक लेवल है उसको डिफेंड करना बहुत जरूरी होगा आज के लिए। 890 को ब्रेक ना करना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 890 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको फर्दर वीकनेस डाउनसाइड नजर आ सकता है टुवर्ड्स 850 830 के जोन पे भी। सो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बट अगर होल्ड करता है देन इट शुड बाउंस टुवर्ड्स 920 925 के ऊपर आज निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ऊपर आपको दोबारा वो 950 970 के जोन्स भी नजर आ सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट कीजिए इसमें, या तो 890 ब्रेक होना चाहिए या तो इंट्राडे बेसिस पे पहले 930 को ब्रेक होना चाहिए, तभी जाके आप अपसाइड में यहाँ पे एक मूव देख सकते हैं। HG इंफ्रा को लेकर ये व्यू। वैशाली जी, आप जरा बताइए, आदित्य बिरला कैपिटल में आदित्य बिरला फाइनेंस का मर्जर होने जा रहा है और एक बड़ी NBFC बन जाएगी। अभी तक तो आदित्य बिरला कैपिटल एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर है, लेकिन अब NBFC हो जाएगी और कहीं ना कहीं ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए, लीगल एंटिटीज जो भी हैं उनको घटाने के लिए ये मर्जर किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं आदित्य बिरला कैपिटल का जो कैपिटल बेस है वो काफी बड़ा होगा, ऐसा कुमार मंगलम बिरला ने भी कहा है। ये आप बताइए, AB कैपिटल आज उम्मीद करके हम चलेंगे कि थोड़ी सी तेजी होगी, आपका व्यू क्या है और क्या लेवल्स आप देख रही हैं? फिलहाल तो एक्चुअली कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, इट इज जस्ट अ साइडवेज मूव। सो आई वुड से कि जिस तरह से ये साइडवेज मूव है, एक 160 और मे बी नियर टर्म आप रखेंगे तो 170 के सपोर्ट को लेके चलिए, बिकॉज एक्चुअल स्ट्रेंथ तो ये स्टॉक में दिखेगी ओनली अबाउट 195। सो आई वुड से दैट यस 172 का सपोर्ट लेके कंसिडर किया जा सकता है एंड 195 को क्रॉस करने दीजिए। अगर 195 को क्रॉस करता है देन इट्स गेटिंग इन अ ट्रेंड और फिर 200 220 के टारगेट्स दिख सकते हैं। सो इस तरह से मैं व्यू बनाऊंगी आदित्य बिरला कैपिटल को। ठीक है, 190 अगर क्रॉस करता है तो जाके आपको इसमें कुछ सिग्निफिकेंट कोई चेंजेस आपको दिखेंगे। एक बार ना इंटर ग्लोब पर भी आप सोनी जरा व्यू दीजिए। कल हमने तेजी देखी है ब्लॉक डील के बाद, राकेश गंगवाल ने करीब करीब 5.6% के आसपास स्टेक बेची है, लेकिन स्टेक जो लिया है वो मॉर्गन स्टैनली ने लिया है। आप बताइए, इंडिगो क्या आज भी आपको तेजी दिख रही है? 3200 के ऊपर क्या इसमें लॉन्ग के सौदे बना सकते हैं अभी? जी अभिषेक जी, यहाँ पे कल हम जो देखे थे 3000 के लेवल को होल्ड किया था। इनफैक्ट एक हम डिस्कस भी कल कर रहे थे, अगर वो ब्रेक करता है तो आपको फर्दर डाउन साइड टुवर्ड्स 2900 भी नजर आ सकता है, बट कल उसने ब्रेक किया नहीं, वहीं से बाउंस किया है और 3200 पे क्लोज भी दिया है। सो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 3300 3340 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है, इमीडिएट बेसिस पे भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 3180 3180 का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो उस सपोर्ट को वो स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं।
मैं आपके सामने ना एक पेंट वाली कंपनीज का एक ब्यौरा रखता हूँ। मैक्वारी की रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कई बार अमूमन जब रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो क्या होता है एक ही साथ ही सारी कंपनीज को अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद बड़ा ही अजीब सा दिखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक में आउट परफॉर्मेंस है, एक में अंडर परफॉर्मेंस है और एक में न्यूट्रल है। एक एक करके दिखाना है मैक्वारी की। ये एशियन पेंट आउट परफॉर्मेंस, कंसाई नैनोलैक न्यूट्रल। अब अगला दिखाओ, बर्जर होगा, बर्जर पेंट अंडर परफॉर्मेंस है। एक ही कंपनी की रिपोर्ट अलग अलग स्टांस के साथ आई हुई है। तो मैं इन तीनों रिपोर्ट्स को आप घुमाते रहना। मैं विनोद मोदी जी से पता कर लेता हूँ, वो भी क्या ऐसे ही सोचते हैं या फिर थोड़ा रीशफलिंग करना चाहते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। इसमें टारगेट जो एशियन पेंट के है वो 4000 के हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2800 रुपये का शेयर है अभी, वो अभी 1200 रुपये की गुंजाइश है। 1200 रुपये का मतलब है मोटा मोटी आज के प्राइस से करीब 30-40% बढ़ सकता है, ये मैक्वारी कह रहा है। विनोद जी, ये तीनों पेंट वाली कंपनीज पे एक ही रिपोर्ट है, लेकिन तीनों के स्टांस में देखिए कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आउट परफॉर्मेंस, न्यूट्रल और अंडरवेट, ठीक है, अंडर परफॉर्मर है। आप कुछ चेंज करना चाहते हो या जो मैक्वारी ने बनाया उसी के साथ ही जाना चाहोगे? नहीं, डिम्पी जी, जहाँ तक ओवरऑल सेक्टर का ये सवाल है, हमारा व्यू थोड़ा-सा न्यूट्रल अभी भी रहेगा ये पूरे सेक्टर पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये ग्रासिम अभी जो लॉन्च की है और जिस हिसाब से उसके चैनल चेक सामने आ रहे हैं, डेफिनिटली आने वाले समय में कहीं न कहीं प्राइसिंग वॉर बहुत ज़्यादा होगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रासिम, जो भी दूसरे जो चाहे जेएसडब्ल्यू हो गए या फिर आने वाले जेके ग्रुप हो गया या फिर ये सब, तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होने वाला है, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आने वाले समय में। और यस, एशियन पेंट डेफिनिटली कंसीडरिंग द काइंड ऑफ जो मार्केट शेयर इसका अभी भी है, लीडिंग मार्केट शेयर, उसकी वजह से अभी भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है। नो डाउट एफवाई 26 के अर्निंग्स के हिसाब से देखूँ तो ये अभी भी लगभग 38 टू 40 के मल्टीपल पे चल रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि जो भी अब स्ट्रीट जो फोरकास्ट कर रहा है 15 टू 20%, 22% काइंड ऑफ अर्निंग सीएजीआर नेक्स्ट 2 ईयर, मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे मोर और लेस फैक्टर इन हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली वैल्यूएशंस का अगर देखें तो एक टाइम में ये स्टॉक 50 के ऊपर में ट्रेड किया करता था 2 ईयर एफवाई 26 के हिसाब से मैं देखूँ तो अभी वो वैल्यूएशन गिर के लगभग 40 का रेंज में आएगा। तो देखो तो कहीं न कहीं लगभग 15 से 20% वैल्यूएशन में डी-रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन डी-रेटिंग है, ये फर्दर हो सकता है या नहीं हो सकता? वहाँ पे अभी हमें हमें लगता है अभी भी और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। हमारा व्यू अभी ओवरऑल ये स्पेस पे न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, भसीन साहब आ चुके हैं। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल 2 चीज़ों के लिए मैं आपको मैं ही नोटिस करवा देता हूँ, आप मेरे को मत कराइए, मैं ही आपको नोटिस कराता हूँ। कल आपने कहा था कि बाजार थोड़ा शेक होगा, थोड़ा ध्यान रखना। कल 160 पॉइंट निफ्टी से चले गए और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी से भी चले गए, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था, आपने पूरी बात कंप्लीट की है। ये थोड़ा फ्रॉड है, हटेगी, वापस बाजार तेज होगा। और दूसरा, कल सर आपने अल्ट्राटेक सीमेंट दिया था हमको, शुरुआत में पहला ही शेयर ही था आपका, और मैं कल देख रहा था ग्रासिम, अल्ट्रा वगैरह सभी सीमेंट कंपनीज कल अच्छा चल रही थी स्टार्टिंग में। तो सर एक बार अपडेट भी दे दीजिए और थोड़ा मार्केट के बारे में भी गाइड कीजिए कि थोड़ा और शेकों के नीचे आ सकता है क्या ये? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल, आई थिंक आपने सही फरमाया। कल अल्ट्राटेक दिया था, कल रैम को भी कुछ दिन से दिया था, वो भी ग्रीन में बंद हुआ। और 2 शेयर आप भूल गए। कल आप 2 दिन से मैं मुथूट और मनापुरम कह रहा था, कल मुथूट टॉप गेनर था और उसके साथ एक ही बैंक ग्रीन में था, एयू बैंक, जो मैंने आपको 3-4 दिन से कह रहा था 565-70 में के एयू बैंक लीजिए, ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है। अभी भी मुझे लगता है मुथूट मनापुरम में और स्टीम आएगी एज मार्केट गोज टुवर्ड्स बिग ब्रांड नेम्स और यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑन गोल्ड लोन। मुथूट मनापुरम शुड डू वेरी वेल देयर। इसके अलावा आपको मैंने वेदांता और अल्ट्राटेक कल कहा था, आज भी बोलूं, वेदांता टॉप पिक है। निकल प्राइसेस हैव हिट अ 3 मंथ हाई, निकल, जिंक, कॉपर, और इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर निकल में वेदांता है। और मुझे लगता है कि अगर आप आयरन ओर को एक तरफ छोड़ दीजिए, सीसा को, क्योंकि आयरन ओर प्राइसेस घटी हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है वेदांता के लिए। अल्ट्राटेक इज अ नेचुरल गेनर। अगर आयरन ओर और आपके पेट कोक प्राइसेस जो फॉल करते हैं, उससे अल्ट्राटेक को नेट बेनिफिट है। अल्ट्राटेक और दूसरा है आपका रैमको, ये अभी भी मेरे टॉप पिक है। अभी आज के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं।
हाँ सर, आप उससे शुरू करें, लेकिन एक शेयर में आपने जो भी एयू बैंक के बारे में बोला ना, तो जिनका टेक्निकल एनालिसिस आपको काफ़ी पसंद है, सोनी पटनायक, वो हमारे साथ है। आज उनकी कॉल है सर एयू स्मॉल फाइनेंस, आज उन्होंने बकायदा बाय कॉल दी है। और एक बार ज़रा सोनी जी को दिखाएं स्क्रीन पर। सर ये सोनी, इन्होंने आज आपको बाय कॉल दिया आपके आने से जस्ट पहले एयू बैंक। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कोई और शेयर नहीं है, इन्होंने कहा नहीं, मेरे को आज एयू बैंक की सिर्फ पसंद है, मैं और शेयर तो बाद में दूंगी। देखिए डिम्पी जी कैसे ख्यालात मिलते हैं, और सोनी जी को मेरा थम्स अप। और जो सोनी जी ने कहा वो तो होएगा ही होएगा। टेक्निकली आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट, सो थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग माय पॉइंट। और देखिए वेवलेंथ मिलनी चाहिए, ईटी स्वदेश देखिए, आपको वेवलेंथ टेक्निकल और फंडामेंटल में मिलेगी, पैसे ही पैसे बनेंगे। आज का टॉपिक है एचपीसीएल। देखो क्वाइटली क्या हुआ है डिम्पी जी, रुपी स्ट्रेंथन होने लगा है और ऑयल प्राइसेस घट रही है। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल विल बी द बेस्ट प्लेस, क्योंकि रुपी की स्ट्रेंथ कल रुपी 2-3 दिन से गेन कर रहा है, लोग बाग समझ नहीं रहे, ये चलेगा। और अगर डॉलर मेरे हिसाब से 102 टूटता है तो 98 भी आने की कोई बड़ी वो नहीं होगा, इट नॉट बी वेरी फार। एचपीसीएल टॉप बाय 510, 495 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। हिंद कॉपर, देखिए इंडिया में द ओनली कॉपर प्लेयर विच हैज कॉपर माइंस इज हिंद कॉपर। बाकी सब टीसीआरसी करते हैं, ट्रीटमेंट चार्जेस, रिफाइनिंग चार्जेस, और कॉपर में स्ट्रेंथ हिंद कॉपर इज अ जूअल इन द क्राउन। तो मुझे लगता है 260-65 में लीजिए, 310 का पहला टारगेट है और 255 का स्टॉप लॉस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा फेवरेट शेयर, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों मेरे लॉन्ग टर्म पिक्स हैं। एसबीआई लाइफ इज अ स्टार, ये न्यू हाइज है और सोनी जी भी इसको जस्टिफाई करेंगे। एसबीआई लाइफ लीजिए, 1650 का टारगेट, 1475 का आपको स्टॉप लॉस। डिम्पी जी देखिए, बाजार में रहना है, लेकिन रहना है क्वालिटी और लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ। भसीन साहब, ठीक है, ये बेहतरीन शेयर भसीन साहब के। भसीन साहब, मुझे याद है कि एबी कैपिटल भी कभी आपके फोकस में हुआ करता था। अब ये एबी फाइनेंस की उसमें विलय की खबर भी आ गई है, हालांकि रेगुलेटर्स की मंजूरी की बाद ही चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत एनबीएफसी बन जाएगी। आपका क्या व्यू है सर इस पर, एबी कैपिटल पर? बिल्कुल अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारे पोर्टफोलियो में मॉड लोअर लेवल से है, 90, 95, 100, 110, और आउट परफॉर्मर है सिंपली बिकॉज एआईएफ, एएमसी, इंश्योरेंस सब इसके पास है। और अच्छा, अगर कंसोलिडेशन करके एक मर्जर होता है, उससे कैपिटल बेस बढ़ता है, आपकी लेंडिंग पावर बनती है। आई थिंक एबी कैपिटल थोड़ा सा लंबी ड्यूरेशन का है, क्योंकि रन अप डबल हो चुका है, यहाँ रुक सकता है, यहाँ के, लेकिन ये लेने के लिए है, ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जिस तरह की इसकी पेडिग्री है, जिस तरह के इसका पेरेंट है, और जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, और होल्डिंग कंपनी होने से सारे बिजनेसेस है, फ्रॉम एएमसी टू इंश्योरेंस टू एआईएफ, आई थिंक ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में है, पर्सनली भी और क्लाइंटों के लिए भी। ठीक है, वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपके हमने शेयर नोटिस कर लिए, एचपीसीएल, हिंद कॉपर, एसबीआई लाइफ, ये हम कल इसके बारे में और जिक्र करेंगे। और आपने कुछ और भी हमको गाइड किया है, जिसमें वेदांता आपको काफ़ी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आगे बढ़ें, कुछ एक दो शेयर जरा और चेक करवा लें। एक वेस्ट लाइफ फूड पे एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई है जेबी मॉर्गन की, एक बार जरा लेके आएंगे। उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग तो रखी है, बट टारगेट प्राइस को ना 965 से घटाकर 905 कर दिया। एक बार जरा विशाली से चेक कराते हैं। विशाली, आप इसको जरा चेक करेंगे। वेस्ट लाइफ फूड के नाम से कंपनी है, 965 से घटाकर 905 किया है। यस, हम ये काफी टाइम से ये ट्रैक कर रहे हैं। सो एक्चुअली वीकली चार्ट भी अगर देखूं तो काफी करेक्ट हो चुका है, और डेली चार्ट में भी मैं देख रही हूँ तो एक ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस दे रहा है। सो आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव लेवल है खरीदने के लिए। 730 का एक बेस बन रहा है यहाँ पे, सो 730 के बिलो वीक बनता है, बट इसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से रिवर्सल की काफी पॉसिबिलिटी है इफ इट सस्टेन्स अबाउट 800 लेवल्स। तो आई थिंक 830, 880 के नेक्स्ट टारगेट आ सकते हैं। तो आई थिंक ये लेवल मेरे हिसाब से सही रहेगा बाय के लिए। ठीक है। आज ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है यूनाइटेड ब्रूवरीज को लेकर। एक्चुअली वो तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही जो है सो है उनके, लेकिन उस प्रोडक्ट के कई बार ना नाम ऐसे होते हैं कि आपको याद रहते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, यूनाइटेड ब्रूवरीज का एक प्रोडक्ट हुआ करता था किंग फिशर के नाम से,
बियर्स आप कई लोगों ने देखे होंगे, इनफैक्ट सोडा वाटर बॉटल्स में भी आता है किंगफिशर। अब उन्होंने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, उसका नाम है क्वीन फिशर। तो एक किंग है और एक क्वीन है। मैं अपने सहयोगी अभिषेक से पूछ रहा था कि खाली ये वुमेंस के लिए है क्या, किंग फिशर मेंस और वुमेंस के लिए क्वीन फिशर? तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब मैंने कुछ पढ़ा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा कि खाली वुमेंस के लिए है। विनोद जी, एक तो इसके नाम पर आपका टिप्पणी, और दूसरा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कंपनी को अगर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो? डेफिनेटली जहाँ तक लॉन्चेस का बात है, ये ओवरऑल सेगमेंट में देखें तो आई मीन लॉन्चेस तो लास्ट 1 साल में आई मीन सारे कंपनी ने कुछ ना कुछ लॉन्चेस कर दिए। फॉर एग्जांपल रेडिको खैतान को अगर समझे तो उसके आई थिंक हर 2 से 3 महीने में कुछ ना कुछ नए लॉन्चेस होते हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ये सेक्टर ओवरऑल आई मीन प्रीमियम एंड अबव कैटेगरी की ओर फोकस किए हैं, तो मुझे उस सेगमेंट में और उसके हिसाब से लॉन्चेस हुए, तो डेफिनेटली इसके वजह से आप देखो तो ये सारे कंपनी के आने वाले समय में मार्जिन अच्छी बेहतर होंगे, नो डाउट। यूनाइटेड बेवरेज कंपनी देखें तो इनका जो स्ट्रेटेजी ये रहा है कि हमें प्रीमियम सेगमेंट में ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाना है, और कहीं न कहीं कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी हुए, जिसका प्रमाण ओवरऑल स्टॉक प्राइसेस में दिखा है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर समझे तो थोड़ा बहुत अभी भी मुझे थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा हाई साइड में लगता है, बट यस, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से समझे तो जिस हिसाब से न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं आने वाले समय में, आई मीन ये जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिक्स की चेंजेज हो रही है, तो ये सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ, डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल होंगे बट यस, फॉर दिस सेक्टर अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मुझे लगता है कि रेडिको खैतान के पास अभी भी थोड़ा अपर एज है कंपेयर टू यूनाइटेड बेवरेज, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट प्रोफाइल जो चेंजेस हुए लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उसकी वजह से मैं ठीक है, डन। तो एक मोटा मोटी व्यू आपको विनोद मोदी ने यहाँ पे रख दिया। एक काम और करते हैं, एक टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ और जुड़ गए हैं, अंशुल जैन। अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? नमस्कार डिम्पी जी। देखिए ट्रेडिंग कॉल्स में कल जहां पे ट्रैक्शन देखने के लिए मिला था वीक मार्केट में, वहीं पे बाइंग का इंटरेस्ट रहेगा। पहला रहेगा इंडिगो, 3220 के ऊपर बाई करना है, 3180 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3280 का टारगेट रहेगा। दूसरा रहेगा नेस्ले, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है तो डिफेंसिव एफएमसीजी चलने की बिल्कुल तैयारी में है, और 6 से 8 हफ्ते एफएमसीजी इंडेक्स की पिटाई हुई थी, उसके बाद बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें लीडिंग जो स्टॉक है वो नेस्ले का है। तो 2620 के ऊपर बाई करना है, 2590 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2670 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ओके, ठीक है। आप इंडिगो पे इंटरेस्टिंग आपकी कॉल आई है 3280 का, और दूसरा भी शेयर अभी आप जो कह रहे हैं वो भी खरीदारी के तौर पर है, नेस्ले इंडिया। ठीक है, डन सर। दोनों शेयर मैंने नोटिस कर लिए, नेस्ले और इंडिगो। ठीक है सर, बढ़िया। सर कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कैश का जिसमें आप ब्रेकआउट ऐसे ढूंढते हो, छोटा शेयर? क्योंकि दोनों शेयर ना आपको सूट नहीं कर रहे हैं। आपके शेयर 200-300 वाले ना बहुत स्पीड से चलते हैं सर। एक शेयर वैसा ही है ना जो तिजोरी में रखा हो आपने, जरा वो भी निकाल के दिखाओ ना। देखिए डिम्पी जी, एक समस्या आ रही है, वो है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में 11,000 और 11,100, ये 100 रुपए का जो प्राइस बैंड है, इसको ये पार नहीं कर पा रहा है पिछले 8-10 दिन से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते में अगर इसको पार नहीं करता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर लिक्विडेशन आएगा। इसलिए मैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर से ये कहूंगा कि अगर आपका ट्रेडिंग बेट है तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट इसको अवॉइड करके चलिए। एक बार जहां मिड कैप निफ्टी 11,100 के ऊपर पार करके सस्टेन करने लगे, तब जरूर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में फ्लाइंग स्टार्ट मिलेगा। बाकी एक स्टॉक जो मेरा ऑलवेज फेवरेट रहा है और पहले भी मैंने दिया है, ईकेसी में यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। एक 8 से 10% का अप मूव बहुत शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा। 132 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, और अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो 150 154 तक के लेवल्स आराम से दिखा देगा। तो ये आपके लिए एवरेस्ट कांटो, जिसको हम ईकेसी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान होगा, ये भी बाय कॉल की है अंदर। ऑलरेडी हमको जो 2 शेयर्स दिए गए, एक तो नेस्ले और प्लस इंडिगो, ये 2 शेयर अंशुल जैन ने हमको और दे दिए हैं। तो कुछ एक स्टॉक्स है, अभी थोड़ी देर में लेवल्स फ्रीज हो जाएंगे। नवरत्न शेयर हम आपके सामने वापस से रखेंगे, अगर आपसे कोई शेयर मिस हो गया हो तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे।
एक काम और कर लेते हैं कि जरा कुछ एक स्टॉक्स मैंने और ढूंढ रखे हैं जहाँ पे क्या कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह हो सकता है, एक बार जरा उसके बारे में और पता कर लेते हैं। अच्छा सोनी, एक बार जरा HDFC चेक करोगे क्या आप? HDFC में स्ट्रेंथ है क्या? ये बैंक निफ्टी को संभालेगा? 47,000 का अगर बेस बचना है और बैंक निफ्टी को मूव देना है तो 2-4 शेयर्स तो चाहिए ना, उसमें से HDFC की वेटेज बहुत ज़्यादा है, जरा चेक करो। जी डिम्पी जी, यहाँ पे HDFC बैंक में इनफैक्ट एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू आपको यहाँ पे बनेगा। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। एक तो है 1400 1380 सपोर्ट अभी भी काफी स्ट्रांग है। कल जो भी इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ द डाउनग्रेड न्यूज, वहां पे हमने देखा है कि HDFC बैंक बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं नजर आई थी। इनफैक्ट 1420 को सेव भी किया था। सो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी ने ले रखी है 1380 का अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उस स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ्स का एक व्यू बन सकता है जहां से बाउंस करेगा, पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा 1460 को। एनी मूव अबव 1460 HDFC बैंक टुवर्ड्स 1500 1520 भी टेस्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा ओवर द नेक्स्ट 2 सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी कल के डेट में अगर हम देखेंगे HDFC बैंक में मिड सीरीज में ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट रोल ओवर स्टार्ट हो गए हैं टुवर्ड्स अप्रैल। तो मेरे ख्याल से एक पोजिशनल प्ले यहाँ पे बन रहा है HDFC बैंक, नॉट इंट्राडे, नॉट फॉर अ वीक, बट पोजिशनल प्ले। आपको ये अप्रैल सीरीज तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। करके चलना पड़ेगा। एक शेयर हो रहा है, आज जब ITC की चर्चा हो रही है ना तो मैंने इसका पीयर को चेक किया, वो है ना गॉडफ्रे फिलिप्स। आप यकीन मानेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स तो बकायदा ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अगर ITC को आज नीचे आना है और मेरे को किसी सिगरेट सेगमेंट में काम करना है तो क्या मेरे लिए विशाली एक बार जरा आप चेक करना, अगर ITC नीचे आ रहा है तो गॉडफ्रे फिलिप्स ने अपने आप को ऐसा पोजीशन किया हुआ है, ये तो बढ़िया खुल सकता है। और अभी जो पहला टिक आया है वो भी इसमें अच्छा आ रहा है, वो बकायदा 1/4% 60-70 रुपये ऊपर का पहला टिक आया है इसमें। तो वेरी ट्रू। एक्चुअली देख रहे हैं तो गॉडफ्रे फिलिप तो काफी टाइम से चल चुका है और चल रहा है, तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन नई बाइंग स्ट्रेटजी नहीं बन सकती है बिकॉज वन वे चल चुका है एंड इट्स क्वाइट इन ओवरबॉट। तो जिन्होंने लोअर लेवल से लिया है वो जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, बिकॉज इन ऑल लाइकलीहुड ये 3800 तरफ भी जा सकता है। बट बाइंग इज रिस्की बिकॉज ऑलरेडी जैसे कि आप देखेंगे वन वे रैली शुरू हुई है राइट फ्रॉम 2300 और अभी है 3660। तो आई थिंक नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट जिन्होंने लिया है वो जरूर होल्ड करें। नहीं, इसमें मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि शायद चला तो हुआ है। हालांकि मैं अपनी स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाऊं, इसके डेली चार्ट एक बार जरा दिखाएंगे, देखिए कितने ज़ोर से चला हुआ शेयर है ये। लेकिन फिर भी मेरे को इसका जो ब्रेकआउट था, एक मैंने आप मंथली चार्ट्स पे देखा तो मेरे को लगा कि शायद इसको देखा जा सकता है। एक बार जरा मेरी स्क्रीन दिखाएंगे आप, बहुत बढ़िया तरीके से चला हुआ है ये गॉडफ्रे फिलिप्स। लेकिन फिर भी आज देखते हैं क्या करता है। अगर ITC नीचे रहता है तो गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर जिनको जो जल्दी जल्दी ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, एक बार ज़रूर डाल के रखना अपने स्क्रीन पर। ट्रेड लो ना लो एक अलग बात है, लेकिन स्क्रीन पर ज़रूर डाल के रखो। ये वो चार्ट है और एक स्ट्रॉन्ग मूव इसने दिया है, ये सारा इसी साल का मूव है, ज़बरदस्त मूव गॉडफ्रे फिलिप्स का आपको मिला है। एक काम करते हैं, नवरत्न शेयर आपके सामने लेते हैं और शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। शरद वापस से गुड मॉर्निंग, बताएं नवरत्न शेयर। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा ITC और यहाँ पे जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है वो अपनी स्टेक की जो है पार्शियल स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में, और इम्पोर्टेंटली लगभग 3 से लेकर 4% स्टेक की जो है बिकवाली देखने मिल सकती है। कुल वैल्यू 16,000 से 25,000 करोड़ तक का एक्सपेक्टेड है। और इम्पोर्टेंटली बैट के बारे में बात करें तो लगभग 29% स्टेक यानी कि ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का जो वैल्यू है और उससे ज़्यादा क्या जो ओवरऑल होल्डिंग है। आदित्य बिरला कैपिटल भी फोकस में रहेगा। आदित्य बिरला फाइनेंस जो ऑलरेडी होल्डी ओन्ड आर्म है उसको कंपनी अब्जॉर्ब करके अपने कंपनी में ले लेगी, और याद रखिए जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील और JSW स्टील। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बढ़ा दिया है। ऑफकोर्स आप जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स है उसको लेके, ये मई से लागू होने वाला अगले 6 महीने तक, तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी स्टील प्रोडक्ट्स की, तो इसमें भी फोकस रहेगा। REC को जो है पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स जो है राजस्थान रीजन में मिले हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है। आज ब्लॉक डील हो सकती है केफिन टेक की, जहाँ पे कोटक बैंक 2% स्टेक यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 220 करोड़ के जो वैल्यू के शेयर्स है उसकी बिकवाली कर सकते हैं, जो डिस्काउंट 5% तक देखने मिल सकता है। स्टर्लिंग विल्सन सोलर रिन्यूएबल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि प्रमोटर शाहपुर जी पालुंजी ग्रुप 14% स्टेक जिसका वैल्यू 1800 करोड़ रुपए आता है उसकी बिकवाली कर सकता है। ये ऑफकोर्स जो उनके ग्रुप लेवल पे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट करना है उसके कारण है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रमोटर की बिकवाली की न्यूज़ फ्लोज भी जो है बड़े न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं। हमारा 7वां स्टॉक यूनाइटेड ब्रूअरीज रहेगा। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है कि उन्होंने क्वीन फिशर बियर को गोवा में लॉन्च कर दिया। दूसरा बात है कि पिछले 3 हफ्ते में 2 और प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था। अब ये क्वीन फिशर बियर की जो ब्रांड है वो माइल्ड बियर सेगमेंट रहेगा और अन्य सिटीज़ में भी एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं आगे जाते हुए देखने मिलेंगे। तो ये तो हमारे 7 स्टॉक्स थे, लेकिन हमारा 8वां स्टॉक जो कि है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उस पर फोकस करें तो HSBC का रिपोर्ट आया है और वो जोमेटो पे आया है। उन्होंने मेंटेन बाय रेटिंग रखा है, जो लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है, 163 से बढ़ा के 200 कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स वो बोल रहे हैं कि जो ब्लिंकिट बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है वहाँ पे जो है लंबे अवधि के लिए पॉजिटिव नज़रिया रहेगा और डिजिटल स्पेंड पर में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हमारा आखिरी स्टॉक वो है हमारा खबर। यहाँ पे फोकस करेंगे सोभा। है तो साउथ बेस्ड डेवलपर, लेकिन ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है आपके NCR रीजन को लेके। सोभा की जो सेक्टर 80 गुरुग्राम की प्रोजेक्ट है उसकी लॉन्च हो सकती है मार्च के महीने में। ऑफकोर्स G+42 फ्लोर्स की ये प्रोजेक्ट है, 10 टावर रहेगा, लेकिन पूरे टावर्स एक साथ लॉन्च नहीं होंगे, थोड़े थोड़े जो है स्पेसिफिक फेजेस में होने वाले हैं। लगभग 1000 यूनिट का है। कुल मिला के रेवेन्यू पोटेंशियल 6000 से 8000 करोड़ आ सकती है। और हमने ब्रोकर्स को भी फ़ोन लगाया दिल्ली रीजन में और उन्होंने कहा कि कल जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो एक पोर्शन की जो इनॉग्रेशन हुई है PM नरेंद्र मोदी के कारण, उसके जो है ओवरऑल जो रियल एस्टेट प्राइजेज है उसमें एक स्पाइक आ गया है उस रीजन में। और बाकी सब जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनको और प्रोजेक्ट्स बढ़ाना है इस एक्सप्रेसवे में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है NCR रीजन में और जहाँ पे सोभा के भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होगी मार्च में। शुक्रिया शरद, ये तमाम स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए 9 के नवरत्न के तौर पर। और हम देखते हैं कि 9 के नवरत्न वाले जो शेयर होते हैं अपने मूव्स तगड़े देते हैं। वो शोभा पर ही व्यू लेंगे। एक अंशुल, आप जरा बताइए, क्योंकि हमने शोभा को देखा है कि 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से 200-225 रुपये नीचे आकर कारोबार कर रहा, फिलहाल ये 1450 का भाव है। आपको इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? खबर तो पॉजिटिव है। देखिए अभिषेक जी, स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है और वीकली चार्ट पे देखें तो एक छोटा सा रिवर्सल था जिसको बहुत अच्छा कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो एक सपोर्ट जोन के आसपास बाइंग करना ज्यादा वाइबल रहेगा। 1400 रुपए एक सपोर्ट है, अगर 1400 रुपए मिलता है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। और अगर पॉजिटिव न्यूज की वजह से ये ब्रेकआउट देता है 1475 के ऊपर तो भी बाई कर सकते हैं। तो दोनों में कंडीशनल बाई है, या तो 1400 के आसपास बाई करना है या 1475 के ऊपर बाई करना है। दोनों केस में टारगेट जो स्विंग हाई बना था 1700 रुपए यही रहेगा, तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। शोभा को लेकर ये व्यू। प्रवेग पर एक आप व्यू दीजिए वैशाली जी। आपको अलविदा कहें उससे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार 2-3 सत्र से ये शेयर चल रहा है और मॉर्गन स्टैनली ने इसमें स्टेक लिया है और प्रमोटर अपने कुछ स्टेक्स इसमें ऑफलोड किए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त ये शेयर खूब चल रहा था। एक तो लक्षद्वीप वाला भी ट्रिगर था कंपनी के लिए, तो चौतरफा हमने तेजी देखी प्रवेग के शेयर में। आप जरा बताइए प्रवेग, आपको कैसा लग रहा है इसका चार्ट और क्या सलाह देंगी आप? So I think yes, एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज देखा जाए तो चार्टिकली 1300 का हाई बना के स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। सो एक अच्छा सा तगड़ा सा एक बेस बन चुका है अराउंड 880 to 900 लेवल्स पे। और फिलहाल हम जो जैसे देख रहे हैं इट्स अटेम्प्टिंग टू गिव अ बाउंस बैक। सो मेरे ख्याल से ये लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक बार ये स्टॉक 1000 लेवल्स को क्रॉस करता है तो फर्दर कन्विक्शन आ सकता है दोबारा 1200 और 1300 के टारगेट्स को टेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक एक कैलकुलेटेड रिस्क से ये लेवल से अक्यूमुलेट किया जा सकता है। वैशाली जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगी? तो वेल ये सब हमारी टेक्निकल स्टडीज है, नो पर्सनल इंटरेस्ट, नो पर्सनल बाइंग, जस्ट टेक्निकल व्यूज। सो वेल फॉलो योर ओन डिलिजेंस एंड टेक अ ट्रेड। जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स पर हमसे बातचीत करने के लिए। ओपनिंग ट्रेड प्री ओपन के जो लेवल्स हैं वो सेटल हो गए हैं और
अभी तो कुछ खास परिवर्तन दिख नहीं रहा है। 22,334, 2 अंक ऊपर बस निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी वही स्थिति है, साइज के लिहाज से 23-24 अंक ऊपर निफ्टी बैंक सेटल हुआ है। लेकिन ये है कि अभी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा है वो कम से कम तेजी के पक्ष में दिख रहा है। निफ्टी 22,300 पूरा चांस है, बताइए करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। 22,300 के आसपास अभी आपको कुछ नहीं करना, या तो थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाए तब देखेंगे। नहीं, अच्छा एक और पॉइंट, आप ना कोशिश करो, जैसे आप थोड़ा अपने मन को भी समझाओ, थोड़े अपने लेवल्स वगैरह वो चेक करो। 22,200-250 के आसपास जितनी अच्छी पोजीशंस होगी ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ चलेगा। 22,200 से 22,500 की रेंज है, आप कहो बिल्कुल मिडल में। अब आपको जितने पैसे कमाने उतना ही नीचे स्टॉप लॉस है। अगर आपको पड़ता खाता हो, अगर आपको, मैं एक शब्द होता है जो महाराष्ट्र में बहुत बोला जाता है, अगर आपको वापरता हो तो आप इसको लो। अगर आपको नहीं वापरता हो, अगर आपको पड़ता नहीं खाता हो, नॉर्थ में बोला जाता है, तो फिर थोड़ा वेट करो। मेरे को पड़ता नहीं खाता तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। मेरे को कम से कम अभी 50 से 60 पॉइंट नीचे और चाहिए निफ्टी, अगर मेरे को निफ्टी प्लस करनी है तो। मैं अपना रिस्क कम करना चाहता हूँ जो मेरे हाथ में है। मैं रिवॉर्ड तो मार्केट ही देगा ना, रिवॉर्ड मैं थोड़ी बोल दूंगा। रिवॉर्ड मेरे से थोड़ी आएगा कि मेरे को 500 पॉइंट चाहिए, मेरे को 500 पॉइंट मार्केट नहीं देगा, तो रिवॉर्ड मार्केट देगा। मैं अपना रिस्क कम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। हो सकता है मैं 22,300 पे आके लूँ, बट मैं थोड़ा 30-40 पॉइंट अभी वेट करूंगा। ये निफ्टी की बात है अभिषेक सिर्फ। और निफ्टी बैंक निफ्टी तो देखिए ऑलरेडी जोन में ही है, बाय में उसने एंटर कर दिया है। मैंने आपको सुबह भी ये बात बताया था कि मैं 47 से 47,300 के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये जो आज ओपन कर रहा है, ये हो सकता है आपको 100 पॉइंट का और झटका नीचे दे दे, तो आपको आना चाहिए एक बार बैंक निफ्टी के अंदर। और 47,000 का एक स्टॉप लॉस डाल दिया। आप ध्यान रखें, थोड़ी पोजीशंस को कम रखें। होता क्या है, जब आप झटका लगते हैं और बेस बनाते हैं ना, तो बेस बनाने में समय भी लगता है और 100-200 पॉइंट से ना आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इसलिए पोजीशंस कम रखेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो 47,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। 47 से 47,300 के बीच में आपकी बाय जोन होना चाहिए और 47 आपको 800 टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 47,800 का टारगेट। बाजार खुलने में करीब करीब 3 मिनट के आसपास का समय रह गया है। एक व्यू जरा ना टाटा वाले स्टॉक्स पर भी ले लेते हैं, क्योंकि टाटा केमिकल्स में कल हमने देखा कि टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर कुछ खबरें आई कि कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहती है कंपनी और शायद आईपीओ ये अवॉइड हो जाए या फिर थोड़ा डिले होगा। देखते हैं इसमें होता क्या है आखिरकार। लेकिन टाटा केमिकल्स कल भी हमने कमजोरी देखी इसमें 10% के आसपास की। सोनी जरा बताइए टाटा केमिकल्स कैसा दिख रहा है आपको फिलहाल ये? देखिए, टाटा केमिकल्स में जितना मूव आना था वो ऑलमोस्ट 3 डेज में कवर कर दिया है। अभी यहाँ से हम देखेंगे तो काफी चला हुआ है। समवेयर अराउंड 1120 का रेंज एक सपोर्ट है आज के लिए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो हल्का सा बाउंस बैक टुवर्ड्स 1200 नजर आ सकता है। बट अगर ब्रेक करता है तो आपको और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकता है टुवर्ड्स 1050। सो थोड़ा सा इसको वेट कीजिए। 1140 के सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। मार्केट अभी ओपन होने की कर रहा है तैयारी, और इस बीच पहले मैं आपको कुछ पक्के शेयर्स बता देता हूं जो आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं। अडानी पोर्ट्स एक बार दिखाइए। एक्चुअली मेरे को लग रहा है आज अडानी वाले शेयर्स में थोड़ा एक्टिवनेस रहेगी। मेरे लिस्ट में ना अडानी विल्मर भी है। मेरे को लग रहा है कि अडानी विल्मर के अब थोड़े अच्छे दिन आने को हैं, वो स्ट्रक्चरली पक्का हो रहा है वो शेयर। ये अडानी पोर्ट है जो आपको खुलते हुए दिखेगा हरे निशान में। अपोलो हॉस्पिटल्स दिखाइए एक बार, टाटा कंज्यूमर्स दिखाइए, आयशर मोटर दिखाइए। इन सब में जो बढ़त है करीब करीब आधे % की है। ये अडानी विल्मर है, ये करीब 1/4% के आसपास के हैं। राहुल घोष भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आप 1 मिनट में अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता सकते हो क्या? राहुल सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड में टाटा कंज्यूमर है, कंडीशनल बाय है, अबव 1235 बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 1192 और टारगेट होगा 1280। दूसरे शॉर्ट साइड पे हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2430 और टारगेट होगा 2330। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने टाटा कंज्यूमर्स को प्लस किया और हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL को शॉर्ट करवा दिया। एक ही सेगमेंट के हैच प्ले
आपके सामने दोनों शेयर्स आ गए। टाटा कंज्यूमर्स लॉन्ग, टाटा कंज्यूमर्स गैप के साथ भी खुल रहा है बाय द वे, अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, और एक गैप डाउन खुल रहा है। जो वीक है उसको कमज़ोर करो, जो स्ट्रांग है उसको और मजबूत करो। ये मार्केट का टिपिकली फॉर्मेलिटी है जो पूरी करेगा। सिप्ला, आयशर मोटर्स भी आज आधा % ऊपर खुल रहे हैं। साथ ही साथ आईटीसी वीक काउंटर है, आज ज़्यादा बड़ा क्रैक नहीं है बट आईटीसी खुलेगा कमज़ोर। एसबीआई कमज़ोर खुलेगा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व, इस सब के सब शेयर्स थोड़ा कमज़ोर खुलने जा रहे हैं। और अगर आपको मैं मिड कैप कैटेगरी चेक कराऊँ तो वहाँ पे एबी कैपिटल 2-2.5% ऊपर, इन्फीबीम, ओएफएस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुलेंगे। खैर, मार्केट का टिकाना शुरू हो गया और करीब 890 शेयर बढ़कर खुले हैं 630 शेयर। ये निफ्टी थोड़ा नीचे आया 30 पॉइंट पहला झटका देके, और सेंसेक्स भी अभी थोड़ा लाल निशान में है। थोड़ा वेट करते हैं 22,300 के थोड़ा भी नीचे मिलने लगेगा तो फिर डाटा को तुरंत चेक करेंगे। अगर हाथ में आ जाएगी चीज़ तो ज़रूर पकड़ेंगे। बैंक निफ्टी भी 43,300 के जस्ट नीचे है, 50 पॉइंट नीचे आया है और ऑलरेडी हमारी वैसे तो बाय जोन में है, लेकिन मैं जितना नीचे खरीदूंगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। अगर आपको वापरता है, अगर आपको पड़ता खाता है तो भले भी यहाँ पे आप लो, लेकिन कई बार क्या होता है 50-60 पॉइंट बचाओगे तो ऊपर सुख पाओगे। कुछ वैसे वाला कंसेप्ट है, ये मैं इसलिए थोड़ा रुक रहा हूँ। अदरवाइज मेरे को वैसी कोई दिक्कत नहीं है इंडाइसिस के अंदर। इस समय 1000 शेयरों का आंकड़ा इस समय एडवांसेस के अंदर पार हो गया। आइए आ जाते हैं सीधा शेयर्स पे और फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। अदानी पोर्ट्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, ये बढ़िया है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स ये बढ़िया खुल रहा है इस समय। टाटा कंज्यूमर्स, आयशर मोटर्स, ये कुछ एक बढ़िया शेयर हैं। अदानी पोर्ट्स मैंने आपको नोटिस करवा दिया, ये अब 1% हो चुका है। जेएम फाइनेंशियल्स के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आज आपको बढ़िया ओपनिंग वापस से देखने को मिल रही है। जरा दिखा दीजिए 3%, ये करीब ऊपर आके जेएम फाइनेंशियल्स भी आपको खुलता हुआ दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग है आज का शेयर जेएम फाइनेंशियल। ये थोड़े प्राइजेस धीरे धीरे करके आपके टिक अभी थोड़ा लेट है, डिले हल्का सा, बट हाँ जेएम फाइनेंशियल पे आप ध्यान रखें। टेक महिंद्रा आईटी वाली कुछ कंपनीज में से आज बिरला सॉफ्ट हमको वैशाली ने दिया है। दोनों एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दें। एक काम मैं और करता हूँ, जो आज के हमारे मेहमानों के ट्रेड है ना, जरा वो भी जल्दी स्क्रीन पे दिखाते जाना ताकि हम जल्दी से उसको नोटिस भी करवा पाएँ। जो आज अभी हमको दिया है टाटा कंज्यूमर्स, HUL दोनों दिखा दो, राहुल जी के ट्रेड हैं ये, और AU बैंक दिखाना आज का ट्रेड है सोनी पटनायक का। इसके अलावा आप दिखाओ आज वैशाली के जो ट्रेड हैं वो एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा देना। वैशाली ने हमको आज जो ट्रेड दिए हैं, तो ये कुछ एक सिलेक्टिव ट्रेड्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेस्ले इंडिया और इंडिगो भी दिखाना, अंशुल जैन के सौदे हैं। नेस्ले इंडिया और इंडिगो भी दिखाना, वो अंशुल जैन के सौदे हैं। बाजार अपने आप को रोक रहा है, जो शुरुआती 50-60 पॉइंट इधर उधर करने थे वो लग रहा है कि शायद अभी कर दिए उसने। अब हो सकता है वो धीरे धीरे करके अपना बेस बनाए और चलना शुरू करे। मेरी नज़र निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी पे थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा ओवरसोल्ड भी है, थोड़ा रेंज में भी है, और बैंक निफ्टी ने पहले 50-60-70 पॉइंट देने के बाद अब थोड़ा रोक लिया अपने आप को। 2% इक्विटी का बड़ा सौदा के फिनटेक में लगा, ब्लॉक लगना था, डिस्काउंट पे लगना है, लगा भी है, और आप अपनी स्क्रीन पर इन शेयर्स को देख भी पा रहे होंगे। आगे मैं जरा और शेयर्स आपको जल्दी से बता देता हूँ कुछ मिड कैप कैटेगरी के, ताकि फिर अभिषेक सीधा डायरेक्ट आपके सामने कॉल ले पाएँ। ओरेकल फाइनेंस आज खुलते साल का नया हाई लगाया। इसके अलावा एक और शेयर है एबी कैपिटल, ये करीब 5% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा IIFL भी आज रिकवरी मोड में है, ये भी करीब 2.5% ऊपर है। शेरेट होटल्स भी करीब 2% ऊपर है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसको भी एक बार नोटिस कीजिएगा। 3 लेयर हैं, यानी कुल मिला के आपके पास इसमें आते हैं 12 शेयर, 4×12, 3 लेयर, एक में 4 शेयर है। तो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होगे करीब 8 शेयर, 8:4 की रेशो है, यानी कि ऑलमोस्ट शेयर डबल चल रहे हैं। ये हीट मैप टिपिकली निफ्टी का है। और आप ऊपर देख रहे हो कि TCS आपको दिखा IT कंपनी, इन्फोसिस दिखी IT कंपनी, विप्रो दिखी IT कंपनी, SCLT के दिखा IT कंपनी, LTI माइंड्री दिखा IT कंपनी। जो IT कंपनीज है ना, ये अपने रंग में आ जाई हैं। और आज सुबह भी हम यही बात बोल रहे हैं कि एक बार IT आ गया ना तो बाजार का बेस बनाएगा। बड़े शेयर का आना बहुत ज़रूरी है बेस बनाने के लिए। एक बार जरा गॉडफ्रे फिलिप्स दिखाएंगे। आज वैशाली ने हमको रोक दिया था, और मैं बोलूँगा वैशाली का थैंक यू भी करूँगा कि उन्होंने हमको अच्छे से रोक दिया था, बढ़िया किया था। गॉडफ्रे फिलिप्स एक बार दिखाएं आप, सिगरेट वाली कंपनी है खाली, इसको अब हीट मैप को हटा दो आप, खाली सिगरेट वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स दिखाओ आप, क्या बढ़िया ये शेयर नीचे आ गया। अच्छा कि वैशाली ने हमको रोक दिया, हमने उनसे पता किया कि हमको तो लग रहा है शेयर चलेगा, उन्होंने कहा नहीं चलेगा, नहीं बहुत चल चुका है, रुक जाओ। फिर हमने आपको चार्ट भी दिखाया था,
ये शेयर 3.5% अभी नीचे है। ये शुरुआती जो तेज़ी मंदी थे वो मैंने आपको बता दी। अभिषेक सीधा सीधा ट्रेड ले रहे हैं, आप नोटिस करते जाइएगा स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। अभिषेक तो बाजार का ये माहौल, एबी कैपिटल 5% ऊपर है। एबी फाइनेंस का मर्जर होगा एबी कैपिटल में, कैपिटल बेस बड़ा हो जाएगा और उसके चलते हम देखने की बढ़िया उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ब्लॉक डील्स की खबरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। केफिन टेक की एक ब्लॉक डील हुई है, शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। एक मैक्रो टेक की एक ब्लॉक डील हुई है, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखे चलनी है। आरईसी को ऑर्डर है, ये भी आप नजर रखिए। लेकिन हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट अभी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल हमारे साथ हैं, सोनी पटनायक हैं, अंशुल जैन हैं और विनोद मोदी भी हैं। और फटाफट ये जानते हैं कि शुरुआती कारोबार में उनकी नजर कहां पर गई है और कहां पर आपकी कमाई होगी। ओपनिंग ट्रेड की करेंगे शुरुआत। राहुल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या स्पॉट किया आपने? आईजीएल चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 445 आईजीएल करंट मार्केट प्राइस पे। 445 का टारगेट आईजीएल के लिए। स्टॉप लॉस राहुल? 428.5 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 20.50 का स्टॉप लॉस आईजीएल के लिए। 3% के आसपास की ऑलरेडी तेजी है, लेकिन ये तेजी और बढ़ेगी, 445 तक जाएगी, ऐसा राहुल जी को भरोसा है। सोनी, आपका ट्रेड क्या है, बताइए अपना ओपनिंग ट्रेड। ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, 1635 स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं 1680 1700 टारगेट के। 1680 1700 का टारगेट एचसीएल टेक आईटी के साथ जा रही है सोनी। 1635 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है एचसीएल टेक में। 1659 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 1.25% के आसपास की बढ़िया मजबूती। और आज ये कहीं ना कहीं बाजार को भी स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। हालांकि बहुत ही छोटे से गेन से मार्केट में इस वक्त 12 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 80 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। अंशुल जी, आपका शेयर क्या है सर, बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? जी अभिषेक जी, पहले मैं चालू करूंगा बीटीएसटी से। कल जो आपके शो पे बीटीएसटी दिया था टीसीएस, वो लगभग 2% ऊपर है, तो जिसने बीटीएसटी लिया है उसको बुक कर लेना चाहिए। जो थोड़ा सा समय दे सकता है वो 4300 के लिए प्ले कर सकता है। और ओपनिंग ट्रेड चूंकि डिम्पी जी ने बोला है मिड कैप और स्मॉल कैप में फोकस करना है, तो हरक्यूलिस मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 490 के भाव में, और इसमें वीकली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है 500 रुपए पे, तो इसको 485 के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए। प्रोबेबली डे एंड होते होते ये 520 525 के लेवल्स आपको आराम से दिखा देगा। तो हरक्यूलिस पे हम बाई करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी इसमें लॉन्ग है। हरकुलस होस्ट काफ़ी दिनों बाद ये कंपनी देखने को मिली है और आज तो शेयर 10% ऊपर है। आपका टारगेट 520 525 तक का है। अच्छा है, जिनके पास है और रखें, जिनके पास नहीं है स्टॉप लॉस डालो 485 का। अच्छा, हमारे ना एक व्यूअर है, उनका नाम है राकेश जी। उन्होंने भी मेरे को एक लिख के भेजा है। वो कह रहे हैं कि सर वो वापरता नहीं होता। अच्छा, हमारी पीसीआर टीम ने भी हमको ठीक नहीं किया। हमारी पीसीआर टीम में से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से ही हैं, तो आपने हमको ठीक नहीं किया। तो मैं राकेश जी, मैं आपका थैंक यू कर देता हूँ। ये वापरता नहीं है, परवर्ता है। परवर्ता, आपको परवर्ता खाता हो तो आप लो, नहीं परवर्ता हो तो मत लो। हिंदी में हमारे इधर नॉर्थ में बोला जाता है पढ़ता खाता हो लो, नहीं तो छोड़ दो आप। तो ऐसे ही आपने ठीक किया राकेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को करेक्ट कर दिया, एक नया शब्द मेरे को और सुनने को समझने को आज मिल गया। इंटरेस्टिंग। अभिषेक, बैंक निफ्टी अभी भी रुका हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि खराब है बैंक निफ्टी। मैं एक बार राहुल घोष से और पता कर लेता। राहुल घोष सर, आप बैंक निफ्टी को प्लस करोगे? मैं 47,000 का स्टॉप लॉस डालना चाहता हूँ। मेरे को थोड़ा पीसीआर वगैरह के हिसाब से कंफर्ट आ रहा है। 47,000 का स्टॉप लॉस आपने कहा था, करेक्ट? यस। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट 47,450 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। 40 अराउंड 250-300 पॉइंट्स अपसाइड के लिए इंट्राडे या एक दिन के लिए टारगेट 47,450 के ऊपर लॉन्ग मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा। खैर अभी रेंज में चल रहा है मार्केट। एक बार तो जी एंटरटेनमेंट दिखाओ, आज चलता है वापस वहीं आके रुक जाता है, कभी 160 दिखाता है वापस 160 के नीचे आके क्लोज कर देता है। आज अडानी ग्रुप के शेयर्स में मेरे को काफ़ी एक्शन दिख रहा है। अडानी पोर्ट एक बार दिखाना 1343 है। एक बार सोनी शेयर को चेक करना कि इसमें कोई ट्रेड बनता है अडानी पोर्ट के अंदर। आज का कोई ट्रेड
जी, डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स में नज़र में रख रही थी, बट यहाँ पे एक कंडीशनल बाय रहेगा। मैं थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना चाहूँगी, अगर 1350 को निकाल पाता है ड्यूरिंग द डे 1350, तो उसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर आप 1380, 1400 टारगेट्स भी नज़र आ सकता है। सो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कीजिए, 1350 के ऊपर कंडीशनल बाय बनेगा। ओके, ठीक है, डन। कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं। मैं अपनी एफ एंड वाली शीट को अपडेट ही कर रहा था बस। अब मेरे पास ट्रेड आएंगे बढ़िया बढ़िया, आपके सामने रखते हैं। ओरेकल फाइनेंस तो आपने देख ही लिया होगा, 5% ऊपर है। क्या शानदार मूव इसके अंदर दिखाया। और जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शुरुआती बन रही है और TCS के अंदर बन रही है, शेयर 2% ऊपर आ चुका है। और शेयर कोई अच्छा सा मैं ढूंढ रहा हूँ जो आपके बहुत काम आए हुए शेयर। चलो TCS ही पता करते हैं, बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके अंदर। TCS एक बार ज़रा देखेंगे आप, अंशुल सर आप देखिए ज़रा। TCS कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो ना वो भी बता देना। 4218 हो गया, 2% ऊपर हो गया आज तो ये। डिम्पी जी, कल ये मैंने BTST इसलिए दिया था कि 5 हफ्ते की इनसाइड बार थी, और लार्ज कैप स्टॉक में 5 हफ्ते की इनसाइड बार एक बड़ी चीज होती है। वहां से ब्रेकआउट दिया है 4350, 4300, ये आराम से टारगेट टेस्ट होगा। BTST का टारगेट तो हो गया है, बट 4300 मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक आराम से प्रोबेबली ये वीकेंड तक ही टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा कमजोर लग रहा है और मेटल उतना नहीं परफॉर्म किया जितना करना चाहिए था। तो IT निफ्टी को ऊपर ले जाने में मेजर बेनिफिशियरी रहेगा। मैं ऑप्शन पे तो नहीं इसमें फोकस करूंगा, बट फ्यूचर्स अगर आपका कल का होल्ड है तो होल्ड करना चाहिए। नहीं है तो आज फ्रेश बाय कर सकते हैं। 4180 के स्टॉप लॉस से 4300 टारगेट रहेगा। ये हो गया एक शेयर। और एक शेयर है ज़रा जी एंटरटेनमेंट, वापस से लेके आना। इसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग में ना वॉल्यूम ही नहीं है। एक काम करें, मैं दिखा देता हूँ सिर्फ आपको, मैं इससे पूछता नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा और वॉल्यूम आ जाए शॉर्ट कवरिंग का। मैं आपको सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ। ये शेयर चल सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता है क्या, इसके अंदर ना वॉल्यूम नहीं है। एक बार आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं, जी एंटरटेनमेंट की फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, वो एक बार आप दिखाएंगे तो थोड़ा आपको भी क्लियर होगा कि मैं किस शेयर को देख। अब क्या है ना, अब मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्राइस एक्शन हो रहा है, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं सौदा पंच कैसे करूं? मेरे को वॉल्यूम भी तो दिखे ना, तो मेरे को वॉल्यूम नहीं दिख रहा। और आज मेरे को एक और चीज़ मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। आज ना IT बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है मार्केट के अंदर। आज IT अपने आप को रोक के ना इंडेक्स को गिरने नहीं देगा, आपको जीने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा, वैसे वाला कर देगा। आप बैंक निफ्टी को देखोगे, आपको लगेगा यार अभी अभी रुक जाओ, अभी स्ट्रक्चर ख़राब है। आप जैसे निफ्टी को लोगे, आप बोलोगे हाँ ले लेते हैं इसको, तो बिकॉज IT के बैकअप होगा। तो आज ना पूरा रोल IT करेगा। ये देखो आप, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये देखो माइनस का 0.01% है। अब इसमें ना वॉल्यूम नहीं है, चेंज नहीं आ रहा कुछ भी। ये चेंज अगर 1% भी होता, मैं इस सौदे को आज शॉर्ट कवरिंग की कैटेगरी में डाल देता अपने, लेकिन नहीं डाल पा रहे। क्या करें अब, क्या वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, शेयर ढूंढने पड़ रहे हैं। एक काम और कीजिए, जरा IGL दिखाइए, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। सोनी आप इसको आज करोगे प्लस ट्रेड लोगे? IGL शायद सुबह किसी ने दिया भी था एक गैस स्टॉक। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है नहीं, थोड़ा सा वीक लग रहा है। सो इसको अवॉइड करना बेटर है। 410 का इसका एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक भी कर सकता है, बट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 440 पे है। जब तक वो 40 को नहीं निकाल रहा है तब तक यहाँ पे प्लस नहीं करना चाहिए। को लेकर ये व्यू। राहुल, जरा आप एक बार SBI चेक कीजिए। लगातार दूसरे दिन हम डीप कट देख रहे हैं। हालांकि अगर निफ्टी बैंक में अगर आप HDFC बैंक को देखेंगे, वहां पर थोड़ी सी रिकवरी है। SBI क्या आपको और कमजोर होता हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं कहीं बाइंग रेंज में ये शेयर आ रहा है? क्योंकि ऊपर से 30-35 रुपए तो हल्का हो गया। ये करना क्या है इसमें SBI में जो लेवल हमें वॉच करना चाहिए वो 770 के नीचे क्लोज होता है कि नहीं इस वीक का कैंडल, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू अस रहेगा। अगर 770 के नीचे क्लोज होता है, अभी 765 के आसपास चल रहा है, 760 के नीचे क्लोज होता है तो सीधा एक और 4% आपको नीचे की साइड मिल सकता है 745 तक। तो मैं वीकली कैंडल का क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा एक डिसीजन लेने से पहले। SBI पर अभी वेट करेंगे। लेकिन सोनी, जरा आप BHEL को देखिए। 250 रुपए के नीचे का इसका भाव आ गया। हमने 265-270 के आसपास के लेवल देखे BHEL में। बड़े ऑर्डर का उसमें हम एक तगड़ा मूव देख रहे थे। BHEL कैसा लग रहा है आपको? क्या ये और कमजोर होता हुआ आपको दिख रहा है? आई थिंक एक बार
अगर 241 240 की रेंज को टेस्ट कर सकता है, बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा। मार्केट भी थोड़ा चॉपी होते जा रहा है, सो इसको आप होल्ड कीजिए। बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं टुवर्ड्स 240, तभी जाके बेटर रहेगा। करंट लेवल पे अवॉइड करना। ठीक है, मौजूदा स्तर पर इसको अवॉइड करना है। BHEL के शेयर को भी। AB कैपिटल 4% ऊपर है, 190 रुपए का भाव इसमें है। सुबह के सत्र में जब वैशाली से बात कर रहे थे, उनका ये था कि 190 के ऊपर जब चला जाए AB कैपिटल तो इसको देखेंगे। फिलहाल 184 190 का इसने हाई बनाया है, 2.5% की ही तेजी अब इसमें रह गई है। AB कैपिटल, अंशुल जी क्या करना चाहिए अब? देखिए अक्षय जी, इसमें एबी कैपिटल में इन्वेस्टर मीट भी है, कुछ एनालिस्ट मीट वगैरह, तो कुछ खबर निकल के आनी चाहिए इसमें। बट अगर चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट पे एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और बेहतरीन फॉर्मेशन है, क्योंकि पूरे कप के फॉर्मेशन में बहुत लो वॉल्यूम्स पे इसने ट्रेड किया है और 191 190 ये जोन है इसके ब्रेकआउट की। तो मैं ₹2 का और बफर दूंगा। 192 के लेवल के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 230 240 के टारगेट के लिए। तो शॉर्ट टर्म में 192 के ऊपर बाई करना चाहिए। 240 का व्यू रहेगा 3 से 4 महीने का, लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू ले रहे हैं तो 205 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 205 का टारगेट एक हफ्ते के व्यू के लिए। और AB कैपिटल, लेकिन ये कंडीशनल बाय 192 रुपए के ऊपर इसको खरीदना है आपको। AB कैपिटल को 184 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम देखने को ओरेकल फाइनेंस में बहुत बढ़िया तेजी है, करीब करीब 5% के आसपास की। अब पूरा का पूरा आज IT ने ही बाजार को हम देखने की संभाल के रखा हुआ है। अदरवाइज अब देखिए, हालांकि लाल निशान में निफ्टी भी फिसल गया है, करीब करीब 2-3 अंकों के आसपास की नरमी है। 22,330 यानी कि जिस लेवल पर बाजार था कल, आज उसी लेवल पर हमें कारोबार करता हुआ दिख रहा है। TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, SL टेक, माइंडट्री, ये LTI माइंडट्री, ये ऊपर से 6 शेयर हैं और 6 के 6 IT शेयर निफ्टी को आज सपोर्ट करने वाले। और एक और सपोर्टर है, वो है HDFC बैंक, 0.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और RIL, HDFC बैंक और IT के सपोर्ट के बावजूद भी बहुत मुश्किल इंडेक्स आज अपने लेवल को टिकाने में कामयाब हो पा रहा है। 22,323 के आसपास है, 12-14 अंकों के आसपास से गिरावट, क्योंकि बैंकिंग से एनर्जी से कुछ कुछ प्रेशर बढ़ रहा है। SBI हो गया या फिर हिंडाल्को, NTPC, ये तमाम स्टॉक्स। ITC में 2% के आसपास की कमजोरी है, 400 रुपए के आसपास आकर कारोबार कर रहा ITC। सोनी, एक व्यू आप ना ITC पर दीजिए। 400 रुपए के आसपास है ITC का शेयर, यहां पर क्या करना है? 400 रुपए की मान लीजिए अगर ये नीचे जाए तो क्या इसको शॉर्ट करना है, या फिर ये लेवल ठीक है किसी को अगर मान लीजिए कॉन्ट्राबाई करनी हो? हालांकि वो बैट वाला भी थोड़ा हैंगओवर आएगा, वो ब्लॉक डील आएगी, पता नहीं कब तक आएगी, बट इस हफ्ते आने की खबर है। जी अभिषेक जी, यहाँ पे सेम व्यू रहेगा जैसे मॉर्निंग में डिस्कस किया है। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। 390 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर 390 को ब्रेक करता है तो आपको फर्दर डाउनसाइड नजर आ सकता है। स्टॉक ऑन चार्ट्स काफी वीक है, एकदम सपोर्ट पे ही है। 399 का सपोर्ट है, बट मार्केट में भी अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सपोर्ट को होल्ड करके अभी ऊपर आ सकता है। सो चॉपी है काफी, अवॉइड करना बेटर रहेगा। आई थिंक जब तक सेटल नहीं हो जाता है अल्टीमेट डेटा, तब तक थोड़ा इसको अवॉइड कीजिए। जस्ट ओपनिंग से मैं पूछा था कि आप निफ्टी पे क्या करें, हमने कहा कुछ मत करो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे हैं सिर्फ। अब आनो के देखो, हमें बैठे बैठे कितना समय हो गया, 9:30 से ऊपर हो गया, 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में बाजार आपको था ही नहीं दे रहा, आपको बता ही नहीं रहा कि वो चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, IT की वेटेज के बावजूद भी निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ। एक काम हम ये करते हैं कि 22,000, अच्छा मेरा एक मानना है कि 22,300 के जैसे नीचे मिले ना, तो आपको बार बार ऑर्डर डाटा पे चेक करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 22,300 के नीचे नहीं जाएगा आज, ये नीचे नहीं जाना चाहिए 22,300 का, निफ्टी खास कर में, ठीक है। और मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है, एक बार जरा बैंक निफ्टी खाओ आप। बैंक निफ्टी के अंदर एकदम से 70 पॉइंट की तेज़ी आई है, एकदम से। और यही एक चीज़ है, पता है क्या, आज अब हम ना थोड़ा अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब ना वैसा काम नहीं हो रहा मार्केट के अंदर बॉस, अब एल्गोज लगे हुए हैं सिस्टम में। आप ये देखो ना कि जंप मारा बैंक निफ्टी ने, ये 47,000 को तोड़ेगा नहीं, ये करता नीचे लाता है, कोशिश करवाता है अपने लो को टेस्ट करवाने की, और उसके बाद देखते ही देखते आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंट्राडे लो से जो रिकवरी आई है ना, आप देखो तो मेरे को तो देख के बड़ी हैरानी भी होती है कि एक बार कैसे खींच लेते हैं ऊपर आ गए।
ये एक मैनुअल नहीं हो सकता ट्रेड। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अपने 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये मैनुअल ट्रेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, ये सिर्फ और कंप्यूटर की ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। 200 पॉइंट 210 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी। और अभिषेक आपके सामने हर निशान में होता, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने सारी चीजें दिखा रहे हैं। 300 अंकों की रिकवरी और उसमें देखिए एचडीएफसी बैंक करीब 1% ऊपर आ गया है, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा कोटक बैंक, तो तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो फोर फ्रंट पर आ रहे हैं और उनसे बाजार को सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। निश्चित तौर पर आईटी के साथ साथ अब बैंकिंग का मतलब बैंक 1 मिनट भी नहीं लगा पूरा का पूरा माहौल बदलने में। डिम्पी आपको 50 पॉइंट दिखा देता हूं मैं, निफ्टी ऊपर आ चुका है। 50 पॉइंट किससे कहते हैं आपको पता, देखोगे ना सौदा डाल के देखोगे तो पता लगेगा उस 50 पॉइंट के पैसे कितने बनते हैं। तो जो बाजार के अंदर इंडाइसिस है ना, लेवल्स की वेट करो, लेवल्स बड़ी। और मैं कई बार बोल रहा हूँ 20-25 दिन से, राहुल सर इस बात के गवाह होंगे। राहुल सर को एक बार जरा विंडो पे लेके आना। राहुल सर, इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मार्केट आपको कभी दिखा जो लेवल्स कितनी रिस्पेक्ट करता हो? ये बता के चलता हो कि अच्छा देखो मैं यहाँ से टूटूंगा और यहाँ से चलूंगा। यूफोरिया अलग होता है। यूफोरिया में तो क्या है, आपके लेवल्स पानी की तरह बह जाते हैं ऊपर, पता नहीं चलता। लेकिन इतना डिसिप्लिन्ड मार्केट मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कम देखा है कि लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, ऊपर जाता है नीचे। अच्छा, रेंज भी इतनी डिसिप्लिन की है कि 22,200 नहीं तोड़ूंगा, 500 नहीं लाऊंगा। इतनी डिसिप्लिन रेंज भी कौन लाता है? राहुल सर, आपका एक्सपीरियंस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर विक्स भी इंक्रीज करना शुरू हो कर दे। इफ यू नोटिस लास्ट कपल ऑफ डेज से विक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो लेवल्स आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि रेस्पेक्ट कर रहा है। दोनों लेवल्स आप जहां से बैंक निफ्टी बाय कहते 250 के आसपास, और आप नोटिस करेंगे 450 के बाद सीधा 1 मिनट में फिर से 200 पॉइंट का जंप आया। तो दोनों लेवल्स इतने ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किए कि थोड़ा सा कॉशनरी रहना चाहिए अगर विक्स इंक्रीज होता आपको दिखा। हालांकि अभी विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा राहुल जी, अभी तो खैर 1/4% बकायदा नीचे ही है, 13.5 का विक्स है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि विक्स आपको इंडिकेट कर देगा कि फियर वापस मार्केट के अंदर लौट रहा है कि नहीं लौट रहा। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखो 300 पॉइंट ऊपर है, यही बस एक चीज़ का ध्यान। अच्छा, आपको मैं आज का लो बताता हूँ। अभिषेक, आज सुबह आपने मेरे से कितनी बार पूछा होगा बैंक निफ्टी के बारे में? कम से कम 3 बार पूछा, 2 बार पहले पूछा, और मैंने आपको शॉर्ट के लिए क्लियरली मना किया था, लॉन्ग करने के लिए। बोला अभी मेरा बाय जोन है, मेरे को पड़वर्ता होगा तो मैं आऊँगा, मेरे को नहीं पड़वर्ता होगा तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं 47,200 के आसपास जितना हूँ। आपको मैं आज का लो दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आज का लो है 47,196.95 भी है। चलो 97 लगाओ, आप देखो उसके बाद से अब बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है 47,640। तो आपके पास उस रेंज में बाय करने का एक मौका था। अगर बाय हुआ है, और मैंने सुबह बात बोली, जिसको समझ में आता बिल्कुल करें, मेरी तरफ से मना ही नहीं है, आप बाय करो। और हुआ तो 300 पॉइंट का गेन। अब आप फ्री हो जाओ, आप फ्री भी होना, 47,800 पे फ्री भी होना है आपको। फ्री होकर शांति से बैठो, एंजॉय करो 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, भले मार्केट नहीं देखना हो, मत देखो आप फिर। ठीक जी, पैसा बनाओ, निकलो। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो फिर सोच ही आपकी अलग है, फिर आपको अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है। देखते ही देखते 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। और मैं बोलूँगा कि आज का जो मूव है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक कॉन्फिडेंस सुबह से दिलवा रहा था बैंक निफ्टी को। और थोड़ी देर पहले ही मैं थोड़ा पर्दे के पीछे की एक प्रोटोकॉल तोड़ के बताता हूँ। 1 मिनट पहले ही मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं, आनंद जी उनका नाम है, वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या निफ्टी यहाँ से चल सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ से चल सकता है। तो मैं उनसे बस यही बात बोल ही रहा था कि बस ये थोड़ा भी शेक करेगा, देखना बेस बनाएगा और उड़ाएगा। और उसके बाद देखते देखते ऊपर भी आ गया, मेरे हाथ से भी निकल गया, मैं भी अच्छे से इसको नोटिस नहीं करवा पाया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ और शेयर्स चेक करवा लेते हैं कि जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी। AB कैपिटल लेके आई है 4%। अच्छा, इंडिया मार्ट ऊपर आया है। अंशुल सर से पता करते हैं। अंशुल सर, जरा इंडिया मार्ट चेक करना, इंडिया मार्ट। एपी जी, इंडिया मार्ट काफी अच्छा लग रहा है। कल डे लो के आसपास बंद हुआ था और बड़ी कैंडल थी, और आज सीधा उसके ऊपर खोला है। इसको हम किकर पैटर्न बोलते हैं, जो रिवर्सल्स पे फॉर्म होता है। जनरली शॉर्ट टर्म बॉटम पे ये फॉर्मेशन होती है और वापस से हम स्विंग हाई टेस्ट करते हैं। अब स्विंग हाई तो थोड़ा सा दूर है, 2800 रुपए के आसपास। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 2679 पे है। तो यहाँ से अगर बाई करते हैं तो 2679 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। और वैसे इस पैटर्न का टारगेट स्विंग हाई रहता है, तो 2800 रुपए चलेगा ये स्टॉक।
और एक चीज मैं बता दूं आपको डिम्पी जी, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस बाउंस का। और 75 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। 1450 निकलने के बाद एचडीएफसी बैंक में बढ़िया तेजी बनेगी, लगभग 70-80 रुपए की। और एचडीएफसी बैंक अगर 70-80 रुपए चलता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर बैंक निफ्टी कहाँ जा रही है। 1400 क्रॉस करने के बाद 50-60 रुपए की मूव आपको एचडीएफसी बैंक में दिखेगी, ऐसा कन्विक्शन है अंशुल का। लेकिन निफ्टी बैंक आप फिर से देखिए, फिर से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लेवल्स अभी से हम 5 मिनट पहले देख रहे थे ना, अब वो लेवल्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। निफ्टी है सेंचुरी लगाकर ऑलमोस्ट 22,425 के आसपास, और निफ्टी बैंक में दिन के निचले स्तर से तकरीबन 500 अंकों के आसपास की रिकवरी है। 47,700 के स्तर को निफ्टी बैंक ने पार किया है। और ये बैंकिंग स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो कमाल का है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम जो बैंक्स हैं अब ये सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और इसके चलते ही निफ्टी बैंक में हम ये भयंकर तेजी देख भी रहे हैं। एसबीआई में शुरुआत में कमजोरी थी, लेकिन एसबीआई भी आप देखिए, एसबीआई हरे निशान में बाकायदा आके ट्रेड कर रहा है। अभी 1% नीचे कारोबार कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और हम ये पूछ भी रहे थे कि क्या ये और फिसलेगा। कल भी हमने कमजोरी देखी थी, आज भी ये कमजोर था, लेकिन बाकायदा हरे निशान में। तो जो भी दिग्गज हैं जहां से वेटेज है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जब ये शेयर जब चल रहे हैं तो बाजार बहुत देर तक नीचे नहीं टिकेगा, ऊपर आएगा, और आज हमने ये आता हुआ देखा भी है। एक बार सोनी जरा आप बताइए, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से? भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमारे डेस्क से भी अभी आज एक इनिशिएट हुआ है बाय कॉल इन एसबीआई। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंट्राडे अगर देखेंगे तो 760 का एक अच्छा सपोर्ट है, बाउंस कर सकता है। 760 को अगर होल्ड करता है आज तो टुवर्ड्स 790 को बाउंस कर सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे 760 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एसबीआई 775, आप 775 में देखिए, आप देखिए 763 आज का लो है, वहां से घूम के ये 775 रुपए पर आया है, और अब 0.25% की बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है। लेकिन हम बैंकिंग फाइनेंस को थोड़ा सा अगर हम मिला लें तो आज कुछ और तेजी हो रही है। एबी कैपिटल में एबी फाइनेंस का विलय होगा, ये खबर आई। अब विलय से एबी कैपिटल को कितना फायदा होगा, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसका मकसद क्या है इस विलय का, ये पूरी की पूरी डिटेल लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, एबी कैपिटल को क्या फायदा होगा, क्या सिनर्जीज इससे डेवलप होंगी, और क्यों ये विलय किया जा रहा है? जी, पहले तो आपको खबर बता देते हैं कि ये जो विलय अनाउंस हुआ है इसको कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और अब विलय के बाद आदित्य बिरला कैपिटल होल्डिंग कंपनी से एनबीएफसीज बन जाएगी और डायरेक्ट ही लेंडिंग कारोबार में उतरेगी। ये एक बड़ा फायदा यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल को मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक आदित्य बिरला कैपिटल डिपॉजिट नहीं लेने वाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरीके से लेंडिंग कारोबार में उतर जाएगी आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मर्जर के बाद में। अभी प्रस्तावित विलय के लिए रेगुलेटर समेत कई एंटिटीज़ की, कई स्टेक होल्डर्स की मंजूरी मिलनी अभी भी बाकी है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक बड़ी एनबीएफसी के रूप में आदित्य बिरला कैपिटल अब निकल कर आएगी। इसमें विशाखा मूल्य नई कंपनी में एमडी और सीईओ बनी रहेंगी, जो कि अभी मौजूदा आदित्य बिरला कैपिटल का मैनेजमेंट संभाल रही हैं, वही कंटिन्यू करेंगी। अब इस विलय से फ़ायदा क्या होगा? अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये अभी तक जो होल्डिंग कंपनी है वो एनबीएफसी बन जाएगी। विलय के बाद आदित्य बिरला कैपिटल का जो कैपिटल बेस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हम आगे नंबर्स से आपको समझाएंगे भी कि आदित्य बिरला फाइनेंस क्योंकि लेंडिंग कारोबार में पहले से ही है तो उनका कैपिटल बेस काफ़ी मजबूत है, एयूएम काफ़ी मजबूत है। तो अगर ये मर्जर हो जाता है, विलय हो जाता है, तो आदित्य बिरला कैपिटल का एक कैपिटल बेस काफ़ी मजबूत होगा। एक ग्रुप स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, आसान होगा, और इसके अलावा लीगल एंटिटी में भी कमी आएगी। तो ये कुछ फ़ायदे होने की बात की जा रही है। मर्जर के बाद कुछ और भी चीज़ें होंगी। आदित्य बिरला फाइनेंस के शेयर आदित्य बिरला कैपिटल में अगर मर्ज हो जाएंगे तो फिर जो शेयर्स हैं वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। अमेलगमेशन के लिए कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है पैसों का। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इसको रेगुलेटरी मंजूरी मिलनी बाकी है। देखना होगा इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग मामले में रेगुलेटर किस तरह के पॉइंट्स रेस करती है।
अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आदित्य बिरला फाइनेंस का अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो टोटल एसेट करीब 1 लाख करोड़ के पार है। वहीं आदित्य बिरला कैपिटल के एसेट्स की बात करेंगे तो करीब 13,495 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एसेट आपस में विलय के बाद इनका एसेट बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। नेटवर्थ की अगर बात करें तो आदित्य बिरला फाइनेंस का जो नेटवर्थ है वो 14,650 करोड़ के आसपास का है। वहीं नेटवर्थ आदित्य बिरला कैपिटल का 13,000 करोड़ के आसपास का है। तो हम देखेंगे कि इस एमैल्गेमेशन के बाद AUM और कैपिटल बेस जो आदित्य बिरला कैपिटल का है वो मजबूत होगा, डायरेक्टली एक लेंडिंग कारोबार में उतरेगी और इससे कंपनी का ये भी एक फोकस रहेगा कि वो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में, MSME कारोबार में, यहाँ पर भी वो अपना फोकस आने वाले समय में उनके बढ़ाने की योजना है। ठीक है, तो पूजा आपको सारी डिटेल बता रही थी एवी कैपिटल के इस विलय को लेकर कि क्या विलय है, क्या प्रक्रिया है, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे कंपनी बड़ी कंपनी बन जाएगी और कैसे इसके बिजनेस वगैरह फैलेंगे। ज़्यादातर एंगल्स आपको उन्होंने बता दिए हैं। एक काम करें और एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने लेके आए, लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन, और नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखते ही देखते 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी होगी। सर आपको भी अजीब ही लग रहा होगा कि कैसे 5-7 मिनट में इन्होंने पूरी बाजी पलट के रख दी और अभी 47,750 हो गया। एक तो 3-4 दिन का टारगेट था, इन्होंने 3-4 मिनट में ही कर दिया पूरा। सर जरा बताएंगे आपने ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा ढूंढा है? मॉर्निंग डिब्बी जी, बिल्कुल एक सरप्राइजिंग मूव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट ये मूव को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो एकाएक लगभग 400-500 पॉइंट की रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने को मिल गई है। तो इसी पे फोकस है। और बैंकिंग स्पेस में से अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक ये एक पर्टिकुलर काउंटर है, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट अवेटेड है। हम प्रेम करके चल रहे हैं कि हमें मार्च सीरीज में ही ये मेजर ब्रेकआउट एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिल जाएगा। बट एक मोमेंटम के लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 1130 का कॉल ऑप्शन 17-18 के रेंज में खरीदने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तरों पर 25 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 31 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 12 रुपए का। यहाँ पे लॉट साइज अगर हम देखें तो 625 का लॉट साइज है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिवॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे होंगे 8,125 रुपीज तक के। एंड रिस्क होगा 3,750 का। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो हमें एक्सिस बैंक यहाँ से 1135-1145 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में, तो एक्सिस बैंक थोड़ा लीड करता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, रेशो भी काफ़ी अच्छी है आपके रिस्क रिवॉर्ड की। 8,000 तक का प्रॉफिट है, 3,500 का लॉस है, और लॉट साइज भी इसके ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस भी ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस जिस पे आप इसको ट्रेड लेते हो, हाँ, जैसे 17 और 18 एक्सरसाइज प्राइस है। टारगेट हो गया 25-31, स्टॉप लॉस हो गया 12 रुपया, और आपका टारगेट बनेगा 8,125 रुपये का। ये लॉट की कैलकुलेशंस है। ये एट द मनी है क्या? स्लाइटली आउट है, बट ठीक है, चल जाएगा काम, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा प्रीमियम भी होगा। जो ऊपर हम भाव दिखाते हैं ना आपको, ये थोड़ा चलता है स्पॉट का, यानी कि अंडरलाइन प्राइस होता है। तो उसके बाद आपके फ्यूचर के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशंस हैं। ये 1130 आपके लिए जमेगी ये कॉल, अच्छे से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है नीलेश जी, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। और आज सुबह भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि अगर SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, बाय कॉल्स में आ रहा है, तो निजी बैंकों को नहीं भूलना चाहिए। कल गौरांग शाह भी आपको इसी शेयर के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको एक्सिस बैंक काफ़ी पसंद है और उन्होंने आपको ट्रेड दिया है। 90 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी करीब 350 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आइए कुछ एक और शेयर चेक कर लेते हैं जहां पे आज मजबूती वापस से बनती हुई दिख रही है। ज़रा वो स्क्रीन पे लेके आएंगे। TCS ठीक है, REC भी ठीक है। एक और शेयर दिखाई ट्रेंट, TRET ट्रेंट, और एक दिखाना MCX। अंशुल सर, इन दोनों में से कोई एक चुनना है, MCX में से और ट्रेंट में से। ज़रा आप हेल्प करोगे? कोई एक ट्रेड ही लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग होगी मेरी। मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रखूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए डिम्पी जी, अगर सिर्फ 3 दिन का सौदा करना है तो मैं ट्रेंड को प्रेफर करूंगा। इसमें 8-10 दिन का बेस बना था और बेस का ब्रेकआउट आया था 39.72 पे। कल उसको रीटेस्ट करने नीचे आया था और आज फॉलो थ्रू मूव ले रहा है। तो अगर 2 से 3 दिन का आपका व्यू है तो 42-40 इसका टारगेट रहेगा। और यहाँ से स्टॉप लॉस आज का जो लो है 3990 का वही लेना चाहिए।
4240 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां स्विंग हाई और रिजेक्शन आया था, तो लोअर डिग्री चार्ट्स पे वहां पे सप्लाई अवेलेबल है। 4240 वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ट्रेंड को लेकर ये व्यू, लेकिन आरके स्वामी ये कहीं ना कहीं डिजिटल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी थी। वैल्यूएशन थोड़े से रिच लग रहे थे इसके आईपीओ के, और ऐसी उम्मीदें भी थी कि म्यूटेड लिस्टिंग होगी या फिर थोड़े बहुत प्रीमियम, हल्के फुल्के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट होगी, लेकिन ये कमज़ोर लिस्टिंग हो रही है। आज जो संकेत मिल रहे हैं, अभी जो सेटल हुए इसके भाव 12.5% नीचे 252 रुपये पर आरके स्वामी की लिस्टिंग हो रही है। तो थोड़ी सी इसको हम कमज़ोर कहेंगे, मतलब जो उम्मीदें थी उससे भी कमज़ोर हो रही है। आपको बता दें कि 1973 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च जुड़े ये काम करती है, और कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई है। लेकिन वही होता है कि अगर आप वैल्यूएशन थोड़े से रिच कर देंगे, थोड़े से ज़्यादा आपकी आस्क होगी, तो फिर टेबल पर तो रिटेलर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर, और ऐसे आईपीओ में फिर यही होता है। आप ये देखिए 13% ये नीचे लिस्ट हो रही है। भारत हाईवेज इन्वेस्ट की बात करें तो 1% ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है, हल्के से प्रीमियम के साथ, और आरके स्वामी 13% के डिस्काउंट के साथ। तो ये नई लिस्टिंग, इस पर नजर रहेगी कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है। क्या नीचे खुलने के बाद क्या वहां पर लोगों को वैल्यू दिखती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सुस्त या सपाट लिस्टिंग हुई, लेकिन नीचे के भाव पर लोग निवेशक आए और हमने तेजी देखी। आरके स्वामी पर इस लिहाज से नजर हमारी बनी रहेगी। 10 मिनट के बाद ये लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जरूर आ रही हैं, आप ये देखिए। फिलहाल हम कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लिस्टिंग पर वापस जरूर लौटेंगे। लेकिन आज रिलायंस पर एक जरा व्यू चाहिए सोनी आपसे, क्योंकि रिलायंस अच्छे से आज सपोर्ट कर रहा है बाजार को। अब 1% के आसपास की तेजी है, और अगर निफ्टी अगर आज आधे % की तेजी दिखा रहा है, सेंचुरी लगाकर कारोबार कर रहा है, तो उसके पीछे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये 3 ही मेजर शेयर हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंडेक्स मैनेजमेंट तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से कमजोरी के ही संकेत हैं। 515 शेयर इस वक्त हरे निशान में एनएसई पर है, और उसके मुकाबले 1700 शेयर जो हैं वो लाल निशान में हैं। तो ये 3-4 शेयर ऊपर खींच के बाजार को ला रहे हैं, जहां पर वेटेज अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और टीसीएस। रिलायंस पर एक व्यू दीजिए, करना क्या अभी? सोनी जी, अच्छा ठीक है, सोनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंशुल, आप व्यू दे पाएंगे रिलायंस पर? देखिए अभिषेक, रिलायंस में कल डे लो के पास क्लोजिंग आई थी, और आज हम ऑलमोस्ट 180 डिग्री उसको रिवर्सल कर रहे हैं। मैं कल के हाई का वेट करूंगा 2978। अगर ये निकलता है तो फिर मैं रिलायंस में फ्रेश लॉन्ग्स करूंगा, क्योंकि वही शॉर्ट कवरिंग का लेवल है। उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और जो स्विंग हाई था 3025 का, ये टारगेट रहेगा मेरा। मैं कंडीशनल बाई दूंगा कि कल का हाई 2978 निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग में 3025 तक ये जा सकता है। रिलायंस को लेकर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वाकई अद्भुत आज की हम सत्र को कहेंगे, क्योंकि जहां पर शुरुआत हुई उसके बाद एक बढ़िया सा रिवर्सल हमने देखा। कंजम्पशन और फार्मा से आज सपोर्ट नहीं है। आईटीसी कमज़ोर है, नेस्ले कमज़ोर है, सिप्ला में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। सीमेंट वाले स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक, ग्रासिम में कमज़ोरी आ रही है, डिवीज़, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर कमज़ोर है। तो कंजम्पशन वाला जहाँ पर एंगल है वहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी देख रहे हैं। लेकिन ट्रेंड कल भी हमने तेज़ी देखी थी, और आज भी ये तेज़ी अच्छी दिखा रहा है। राहुल जी, जरा ट्रेंड आप चेक कीजिए, क्या ये और चलेगा अभी? सो ट्रेंड स्पेसिफिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा ही लग रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सिर्फ एक पॉइंट की कॉशन है कि 4100 के ऊपर जो कल का कैंडल है वो सस्टेन नहीं कर पाया, आज फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस होगा 4100 पर, बट एक शॉर्ट टर्म अपमूव के लिए अभी भी प्ले कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 4015 लेवल्स। 4015 का स्टॉप लॉस ट्रेंड के लिए रखने की सलाह देख रहे हैं। एक शेयर जरा अंशुल आप चेक कीजिए, एलटी फूड्स 2.5% के आसपास की तेजी इस वक्त हमें दिख रही है। एलटी फूड्स देखिए किस तरह का लग रहा है आपको, क्या तेजी इसमें बनती है अभी?
देखिए अभिषेक जी, वीकली चार्ट पे ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, और अब ऐसा लग रहा है कि मेजर सपोर्ट के आसपास आया है। 172 इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था, 12 वीक्स का ब्रेकआउट बना था, उसी को रीटेस्ट करने नीचे आया है। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव थी, एकदम वॉल्यूम्स कम थे, और कल ऐसा लग रहा है कि ब्लो ऑफ मूव ऑन द डाउन साइड हो चुका है। तो यहाँ से केवल इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और ब्रेकआउट इसका कल के हाई 178 के ऊपर है। जैसे ये स्टॉक 178 के ऊपर निकलता है, वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। पहला टारगेट 195 200 का रहेगा, और 200 के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा वीकली चार्ट का, लगभग 340 रुपए के लिए, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं पैटर्न्स देखता हूँ। बिल्कुल आइडियल पैटर्न है, एकदम लो रिस्क एंट्री यहाँ से बन रही है। 178 के ऊपर बाय करना चाहिए। 165 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। फूड्स में ये रणनीति आपके लिए। अंशुल जी, एचडीएफसी बैंक आप बोल रहे थे कि ये 1450 के ऊपर आए तो फिर 50-60 रुपए चलेगा, आ गया है, जिसको नया लेना है क्या फिर से सोच लें एक बार? जी, यहाँ पे बाय करना चाहिए। आप देखिए ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन है। मैं आधा परसेंट को थोड़ा-सा छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ओपन लो टिक मेरे को नहीं चाहिए होता है। अगर आधा परसेंट भी ओपन और लो में डिफरेंस है, और स्टॉक प्रीवियस डे हाई निकाल रहा है, तो मैं उसको ओपन लो ही कंसीडर करता हूँ। 15 मिनट या डेली दोनों पे देखें तो ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न एकदम लोज के आसपास बना है, और बिल्कुल शैलो वॉल्यूम्स थे जब ये कप और हैंडल बन रहा था, और आज ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। तो इमीडिएट टारगेट मेरा जो बनता है वो स्विंग हाई का बनता है 1480 रुपए, और उसके ऊपर एक गैप भी छूटा हुआ है इसमें 1520 रुपए पे। तो ये 2 मेरे टारगेट्स रहेंगे, और एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में। अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी को फिर कोई रोक नहीं सकता ऊपर जाने में। तो डिम्पी जी का जो व्यू है कि बाय ऑन डिप्स का, ये बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। कैंडिडेट 2% ऊपर 1429 आज का इसका लो है, 1457 रुपए इसका आज का हाई है। बेहतरीन तेजी एचडीएफसी बैंक में देख रहे हैं, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई से भी सपोर्ट आज मिल ही रहा है। लेकिन देश में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसको सरकार सपोर्ट भी कर रही है। 18 से 20 मार्च से स्टार्टअप महाकुंभ होने वाले हैं। इसके पहले हमसे खास बातचीत में डीपीआईआईटी सेक्रेटरी राजेश सिंह ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में पहले नंबर पर होगा। सुनते जरा उन्होंने क्या कहा। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो आज के दिन में करीब 1,20,000 स्टार्टअप्स हमारे डीपीआईआईटी के पोर्टल में रिकग्नाइज्ड हैं। वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और हमारा उद्देश्य है कि इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को शोकेस करने के लिए उसके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, जो स्टार्टअप में काम करने वाले जो लोग हैं, कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाए, जो विश्व स्तरीय एक आयोजन हो, जो कि दुनिया का इस तरह का स्टार्टअप के मीटिंग प्लेस का सबसे बड़ा एक उदाहरण रहे, जिससे कि उन सबको एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से एंगेज करने का, और एक दूसरे से सीखने का, और बिजनेस कोलैबोरेशन करने का भी उनको अवसर मिल सके। तो ये महाकुंभ 18 से 20 मार्च को भारत मंडपम में किया जाएगा। ये पूरी तरह से इंडस्ट्री लेड है, जो नैस्कॉम है, फिकी है, एसोकैम है, बूटस्ट्रैप इंडिया फाउंडेशन है, इंडिया वेंचर ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन है, और जो बाकी स्टार्टअप कम्युनिटी हैं वही मिलजुल कर इस आयोजन को करने जा रहे हैं। भारत सरकार इसको पीछे से हर तरह की फैसिलिटेशन कर रही है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज के दिन में तीसरे स्थान पे हैं। आगे बहुत जल्दी हम दूसरे और पहले स्थान पर पहुंचने की हमारी पूरी साध्यता है। तो आप राजेश सिंह को सुन रहे थे, जो कि स्टार्टअप के बारे में आपको बता रहे थे। ये सेक्रेटरी हैं, और ये बता भी रहे थे कि किस तरह से इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। 400 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टीज़ के हाई पे खड़े हैं। आपको ना मैंने आपको सुबह एक और लाइन भी बताई थी, अगर आपको अच्छे से याद हो, कि प्रॉफिट बुक करना भी सीखिएगा सिस्टम में। 47,800 इमीडिएट टारगेट है बैंक निफ्टी का, और हम अभी चल रहे हैं 47,730 के आसपास। ऑलरेडी 50-60 का हाई भी बना हुआ है, ठीक है। तो आपका 47,700 मतलब 800 आपका टारगेट होगा। दूसरा,
निफ्टी के अंदर जो टारगेट है ना 22,500 का है, अभी चल रहा है 420-22, तो थोड़ा देख के चलेगा। हाँ, आपको टारगेट्स के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। टारगेट को अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो और चलेगा, मेरा ऐसा मानना भी और चलेगा, हाँ आप सोच सकते हो अच्छा, लेकिन फिर आप एक काम करना, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, ताकि आए हुए पैसे जाने नहीं चाहिए। नहीं तो दुख बहुत होता है, ये उन लोगों को पता है जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, उनको पता है कि आए हुए पैसे जब जाते हैं कितना नुकसान होता है। पैसे नहीं आए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, आते हुए पैसे चले जाए फिर दिक्कत होती है। तो टाइमली आप प्रॉफिट भी बुक करना टाइम टू टाइम। ठीक, आगे बढ़े जी। 2-4 मिनट बाद फिर कमोडिटी का आउटलुक भी आपके सामने लेके आते हैं। एक काम करते हैं, 2 मेहमान हमारे साथ हैं, अंशुल जैन, राहुल जी हैं। अब हम उनसे क्या पता करें, उन्होंने भी कुछ अपनी स्टडी कर रखी है। राहुल सर, आपने कोई मार्केट खुलने के बाद कुछ और शेयर देखिए है क्या, प्लस माइनस दोनों साइड के बताइएगा। हाँ नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। टाटा कंज्यूमर हमने लॉन्ग दिया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर शॉर्ट किया था। टाटा कंज्यूमर का 1235 के ऊपर लॉन्ग किया था या सजेशन था जो ट्रिगर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 2380 पे शॉर्ट किया था, 2360 के आसपास अभी चल रहा है, आज 1% वीक है। अभी फिलहाल और कोई सेटअप आंख में नहीं आ रहा है। ठीक है। मैं इस बीच आपको बता दूं, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना 47,800 वाले टारगेट को अचीव कर गया है। उसने अभी अभी 30 सेकंड पहले 47,800 को टेस्ट कर दिया। आज का हाई बैंक निफ्टी का 47,800 है, टारगेट आज के अचीव हो चुके हैं। हालांकि जो मैंने आज सुबह जब हम डिस्कशन कर रहे थे बाज़ार खुलने से पहले, हमारा पहला टारगेट 47,800 का था, फिर हमने 48,000 के टारगेट की बात करते, लेकिन ये था 2 दिन के लिए और मार्केट ने सिर्फ 20 मिनट लिए आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये जो लिस्टिंग अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभिषेक इसके बारे में आपको और जानकारी दे देंगे। भारत हाईवे इन्वेस्ट की लिस्टिंग हो रही है और 1% की प्रीमियम लिस्टिंग की उम्मीद दिख रही थी। जो प्री ओपन के इनके लेवल सेटल हुए थे 1.4% ऊपर, 100 रुपये का इसका वो था ऑफर प्राइस और 101 रुपये पर आपको फिलहाल ये शेयर दिखेगा। आरके स्वामी की हालांकि कमज़ोर लिस्टिंग हुई है, करीब 13% डिस्काउंट पर ये लिस्ट हुआ और जैसा कि हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि हो सकता है कि शायद ये डिस्काउंट पर लिस्ट होने के बाद वहाँ पर बायर आए, थोड़े से बायर देखिए आए भी हैं। अब ये 5% ही नीचे रह गया है, तो इस पर नज़र ज़रूर रहेगी क्योंकि इसमें एक वैल्यूएशन वाला ही एंगल था। बिजनेस को लेकर उतने सवाल नहीं थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिजिटल स्पेस वाली कंपनी है, तो अब ये 4% 3% ही नीचे रह गई है। कमज़ोर लिस्टिंग के बाद 13% डिस्काउंट पर लिस्ट होने के बाद एक रिवर्सल इसने दिया है और अब ये सिर्फ 4% नीचे रह गया है। 273-274 रुपये के आसपास की भाव है आरके स्वामी के। भारत हाईवेज अब 2% ऊपर, तो ये 2 नई लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरकुलस होस्ट आज सर ने एक दिया था, अंशुल जैन ने। अंशुल सर, आपके वो टारगेट अचीव हो गया क्या? 525 था ना आपका तो टारगेट, 497 पे था जब मैंने कहा। काफ़ी दिनों बाद ये शेयर मैंने देखा 10% ऊपर था हरकुलस होस्ट। 525 का टारगेट था, 519-35 का हाई बना है। प्रोबेबली डे एंड तक हम इसको टारगेट कंप्लीट कर लेंगे और अगर थोड़ा सा स्विंग बेसिस इसको रखते हैं 50% प्रॉफिट बुकिंग करके, 50% अगर कैरी करते हैं तो 545-550 तक का भी 1 से 2 दिन में ये स्टॉक आराम से टारगेट टेस्ट कर लेगा। 511 भी हमको दिख रहा है, 13-13.5% ऊपर आ चुका है। इसे 525 तक का टारगेट है। ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग। तो आज का मार्केट का मूव, एक राउंड की तेज़ी, एक राउंड का कॉन्फिडेंस मार्केट ने वापस ले आया और बाज़ार अभी भी उसी रेंज के अंदर ही है, 22,200 22,500, लेकिन अपर एंड की तरफ आ चुका है। तो ये एक अच्छा चीज़ मार्केट ने आज के सेशन में पहले ही आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर आपको करके दिखाती है। अब जरा कॉमोडिटी मार्केट को, सेगमेंट को चेक करने का वक्त हो गया है। और राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। कोई डिस्क्लोजर है सर? और ठीक है अंशुल, अब राहुल सर अभी बात ही नहीं हो पाएगी, खैर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, उनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद कोई शेयर उनके पास नहीं होगा। और अंशुल सर, आपकी तरफ से कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके पास, फैमिली के पास, रिलेटिव के पास कोई शेयर तो नहीं पड़े? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। मेरे फैमिली में जनरली इन्फोसिस, टाटा स्टील और रिलायंस ट्रेड होता है, तो रिलायंस पे हमने बात की है, बट हम भी उसमें लॉन्ग हैं और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लॉन्ग है। तो लगभग कई बार मैंने आपके शो पे बोला है 3200 3250 का टारगेट लग रहा है रिलायंस का, तो उसी व्यू के साथ मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी रिलायंस लॉन्ग है।
ठीक है अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये डिस्क्लोजर देने के लिए भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।